गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग रवि, महादेव, पार्थिव, अश्मित, नेहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ, आवाज आ रही भाई सबको? आंचल, हैप्पी बर्थडे आंचल, हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आवाज आ रही भाई सबको? चलिए, स्लाइड भी दिख रहा है, स्लाइड। ओके। हाँ, चलिए। हाँ, सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई, एडवांस में। आप सभी को भी। चलिए आइए। चले, बात कर रहे हैं भाई। अपन पिछले क्लास में देखा था, नहीं कल तो एक्स्ट्रा क्लास नहीं, मैंने एक बात किया है मंडे को एक और क्लास मिल जाए। अब देखते हैं मंडे को एक और क्लास, हालांकि ऑफिशियली आज तक ही मेरा क्लास था, एंड डेट आज ही होना था ऑफिशियली, है ना। अब एक क्लास तो खैर लेना ही पड़ेगा, और अगर 20-25 मिनट का, उससे ज्यादा नहीं पड़ेगा, शायद हो सकता है 20-25 मिनट का अगर कंटेंट बच जाए तो उसको फिर एक्स्ट्रा क्लास में ले लेंगे, है ना। 20-25 मिनट का, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, देखते हैं। चलिए, पिछले क्लास में हमने जो है बात किया था बेटा, क्या चीज, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल प्रोसेस बेटा बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस जो समझने वाला था वो मैंने बोला था सिलेक्शन, है ना। सिलेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट था, वही समझने वाला भी है। और सिलेक्शन इतना इजी है, बस कंपेयर करना था, क्या चीज, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम और टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम को कंपेयर करना था, ठीक है। जिसमें एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में जो सरवाइव किया वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट था, जो मर गया वो तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था। अब जो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में मर गया और एम्पिसिलिन में सरवाइव किया था, वही तो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट होगा। जो टेट्रासाइक्लिन में मर गया और एम्पिसिलिन में सरवाइव कर गया, यानी जाहिर सी बात है बेटा, टेट्रासाइक्लिन में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से मर गया होगा, है कि नहीं। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के बीच में कोई जीन का घुस जाना और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के प्रॉपर्टी को खत्म कर देना, इसको कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये था बेटा सिलेक्शन, और कोई दमदार बात थी नहीं इसमें। बात ये थी कि जो अपन क्या करते हैं यहाँ पर, कि दो प्लेट पे सिलेक्शन कर रहे थे, हमने सोचा चलो भाई सिंगल प्लेट का भी कोई रास्ता ढूंढा जाए। तो हमने कलर के आधार पर एक ही प्लेट पर पता लगा लिया कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट होगा, कौन सा नहीं, ब्लू व्हाइट कलर के बेसिस पर, है ना। जो ब्लू कलर था वह नॉन रिकॉम्बिनेंट था, जो व्हाइट था वो रिकॉम्बिनेंट था। जाहिर सी बात है, लैक्जेट जीन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से खराब हो जाएगा, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, तो वो एक्स गैल केमिकल को तोड़ नहीं पाएगा, तो ब्लू कलर आ नहीं पाएगा। एक्स गैल का कोई कलर नहीं होता। एक्स गैल को जब तोड़ दिया जाता है तो उसकी वजह से जो सिंपल कंपाउंड बनते हैं, सिंपल केमिकल जो बनते हैं, उसका बनता है बेटा यहाँ पर कलर ब्लू, ठीक है। ये बात थी सिलेक्शन, और बाकी कोई खास बात इस पूरे चैप्टर में थी नहीं। एप्लीकेशन थोड़ा समझने वाला भी है, इंपॉर्टेंट भी है, कुछ चीजें याद भी करने की भी है, इसमें दोनों दोनों तीनों चीज है, इंपॉर्टेंट भी है, कुछ जगहों पर समझने वाला भी आएगा और कुछ जगहों पर याद करने की भी चीजें आएंगी। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी की बेटा जो एप्लीकेशन है बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है। लेकिन हमें क्या करना है, नहीं बेटा इसको अपन इतनी जल्दी में नहीं खत्म करेंगे। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, आराम से पढ़ेंगे, जो चीजें इंपॉर्टेंट है आराम से पढ़ेंगे, भले ही थोड़ा 20-25 मिनट मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़े, मैं ले लूंगा, और आप भी थोड़ा कोऑपरेट कर देना, ठीक है। तो बात ये आ रही है कि यहाँ पर जो हमने देखा कि बहुत ज्यादा ब्रॉड है, लेकिन हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो उसमें जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में और मेडिसिन के फील्ड में एप्लीकेशन दिया गया है। हालांकि आप फूड इंडस्ट्री में भी बायोटेक का एप्लीकेशन कर सकते हो, रिसर्च फील्ड में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, तो इसका एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड है। लेकिन हमारे सिलेबस में दो फील्ड पर ज्यादा खास तौर पर फोकस किया गया, एक एग्रीकल्चरल फील्ड, दूसरा मेडिसिनल फील्ड, ठीक है। तो मैं एक तो बात करने जा रहा हूं, सबसे पहले बात करने जा रहा हूं, हम जा रहे हैं यहां पर बात करने, और वो है क्या चीज, एग्रीकल्चर फील्ड। सबसे पहला मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर।
तो सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम सबसे पहले बातचीत करेंगे, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में बात किया जाए तो बेटा क्या होता है कि जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। फूड के क्वालिटी और क्वांटिटी में सुधार दोनों चाहिए, है कि नहीं? फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी में सुधार दोनों में चाहिए। क्वांटिटी क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है तो बेटा ज्यादा लोगों को खाना पीना सप्लाई करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, तो क्वांटिटी में हमें कुछ ना कुछ अच्छा लाना पड़ेगा, बढ़ाव लाना पड़ेगा। हमें डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। अब दूसरी बात यह कि पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही ड्रास्टिक लेवल पर बढ़ रहा है। अब कुछ ज्यादा ही ड्रास्टिक लेवल पर बढ़ रहा है तो अब हमें क्या एक ऐसा भी सोच लाना पड़ेगा कि कोई कम खाना खाए लेकिन ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाए, यानी कि उसमें थोड़े से फूड में ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी लेवल पर सुधार कर दो, है कि नहीं? अब बात ये आ रही है बेटा, यहां पर आपने पढ़ा होगा एक तो हंगर, दूसरा पढ़ा होगा हिडन हंगर। पढ़ा है क्या? प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ा है क्या? हंगर एंड हिडन हंगर। हंगर का मतलब पेट भर खाना नहीं मिलना। हिडन हंगर का मतलब बेटा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना, खाना खा रहे हो लेकिन न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि यहां पर एग्रीकल्चरल फील्ड में ट्रेडिशनल तरीके से भी क्वालिटी क्वांटिटी में भी सुधार ला सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्या चीज? क्रॉस करा करके, क्रॉस करा करके हाइब्रिडाइजेशन मेथड से। जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। अरे याद है प्लांट ब्रीडिंग, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी में क्या करते हैं? अलग अलग टाइप के प्लांट्स को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसमें देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर उसके बाद से क्या करते हैं? सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। आफ्टर इवेल्युएटिंग द जर्म प्लाज्म और द वेरिएबिलिटी, आप उसके बीच में पेरेंट को सेलेक्ट करके क्या कराओगे? क्रॉस कराओगे। तो बेटा उससे भी क्वालिटी और क्वांटिटी में हम सुधार लाते हैं। लेकिन वहां क्या बात है कि वहां पर बेटा आप डिजायर्ड जीन के साथ साथ कुछ अनडिजायर्ड जीन भी ले आओगे पौधे में, क्योंकि वो पूरे कैरेक्टरिस्टिक के बीच में क्रॉस होगा। डिजायर्ड जीन के साथ साथ अनडिजायर्ड जीन भी कुछ चले आएंगे। लेकिन जरा खुद दिमाग लगाओ बेटा, अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग से काम की जाए तो सिर्फ डिजायर्ड जीन ही तो जाएगा ना, सिर्फ डिजायर्ड जीन ही जाएगा ना। यानी कि ज्यादा सुपीरियर फॉर द एडवांसमेंट इन द एग्रीकल्चरल फील्ड विच इज गोइंग टू बी, it is going to be biotechnology. Genetically modified plant is going to be the most superior, because if you transfer only desired gene, वही सिर्फ जाएगा और कोई जीन तो जाएगा नहीं। बट अगर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड को अगर दिमाग में लेकर के चलोगे तो वहां पर डिजायर्ड के साथ साथ अनडिजायर्ड भी आ जाएगा, ठीक है। तो आज की डेट में हम बात करें तो मोस्ट एडवांस क्या हो गया बेटा? जीन ट्रांसफर करके पौधे की सुधार करना, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट एडवांस्ड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? जो बात नहीं समझ में आया आप बता देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। जहां क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं वहां पर अपने को ठहराव चाहिए। अब जो एग्रीकल्चर में बेटा प्रोडक्ट के यानी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए। कौन कौन से हथकंडे हो सकते हैं क्वांटिटी लेवल पर सुधार करने पर? एक तो अपन कहते हैं बेटा एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड आप सबको पता है बेटा यहाँ पर कि बेस्ड ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो इससे क्या होगा? केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज करोगे तो पौधा जो नष्ट हो रहा था वो पौधे को बचा तो सकते हैं हम। फर्टिलाइजर से हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और पेस्टिसाइड्स वगैरह को हम क्या कर सकते हैं? छिड़काव करके पौधे जो डैमेज हो रहे थे पेस्ट से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात क्या हो रही है बेटा कि आप इससे क्वांटिटी तो बढ़ा ले रहे हो एग्रोकेमिकल मेथड से, लेकिन पौधे के अंदर क्वालिटी को खराब कर दे रहे हो। क्यों को क्वालिटी को खराब कर दे रहे हो? क्योंकि वो केमिकल प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट तरीके से भी तो पहुंचेगा, और जब प्लांट में ट्रांसपोर्ट से वो केमिकल पहुंचेगा तो उस प्लांट से जब फ्रूट, कोई भी फ्रूट खाओगे या फूड खाओगे तो वो केमिकल हमारे भी शरीर में जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। यानी कि क्या हुआ, जब आप केमिकल का छिड़काव कर रहे हो, एग्रोकेमिकल यानी केमिकल के बेस पर एग्रीकल्चर करना, तो आप उससे प्लांट के क्वांटिटी लेवल पर तो सुधार ले आओगे लेकिन क्वालिटी लेवल पर खराब हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मामला हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्वांटिटी बढ़ाने के लिए तो सही मेथड है, लेकिन क्वालिटी में कुछ गड़बड़ी आ जाती है। चलिए अब जरा बताओ
कि एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, मैं देखूंगा वक्त मिलेगा तो उसको डिस्कस करूंगा लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, उसको लास्ट के लिए छोड़ता हूँ, नहीं तो उस पर 10 मिनट चला जाएगा, चर्चा करना है मुझे, करूंगा मैं बाद में, करूंगा लास्ट में, बिल्कुल पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद। अब जो दूसरा मेथड बात कर रहे हैं अपन, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग या एग्रीकल्चर। हाँ, याद दिलाना भाई आप लोगों को, जैसे चैप्टर अगर खत्म हो तो ये पॉइंट आप लोग याद दिलाना, कहीं मेरे दिमाग से स्लिप हो जाए कि सर आप कोई चीज डिस्कस करने वाले थे, ठीक है ना। बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग या एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या था बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग या एग्रीकल्चर में ये था केमिकल फ्री फार्मिंग, जो कि आपने पढ़ा हुआ है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, बायोपेस्टिसाइड्स पढ़ा है ना। बायोपेस्टिसाइड्स में हम करते क्या है, किसी, या बायो फर्टिलाइजर भी पढ़ा होगा आपने। बायो फर्टिलाइजर, बायोपेस्टिसाइड का मतलब क्या है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया गया, वो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को बढ़ा रहा है, या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया गया है जो किसी पेस्ट को मार रहा है, ठीक है। तो जो बायोपेस्टिसाइड ये कि जो कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पेस्ट को मार दे, और बायो फर्टिलाइजर वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ा दे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये भी जो है केमिकल फ्री फार्मिंग होता है, बेस्ड ऑन बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स। अब बात ये आ रही है कि इस ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ा पाते हो और क्वालिटी अफेक्टेड नहीं होता, इससे कोई क्वालिटी अफेक्टेड नहीं होगा प्लांट का, लेकिन इससे जितनी अमाउंट में प्रोडक्शन करना था उतने अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, आप इसमें इन्हांसमेंट बहुत ज्यादा लेवल पर नहीं कर पाओगे। तो कोई ना कोई दूसरा अल्टरनेट और चाहिए, एक और ऐसा अल्टरनेट चाहिए जो क्वांटिटी को ऑर्गेनिक फार्मिंग से ज्यादा बढ़ा दे और उसके अंदर न्यूट्रिशनल गुणों को भी बढ़ा दे, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी बढ़ा दे। और वो तीसरा मेथड बेटा हमारे सिलेबस का है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। डिस्कस तो हमें यही करना है, एडवांस, सबसे मोस्ट एडवांस, जो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ऊपर काम करे, ठीक है, अच्छाई के लिए। अब इसी जेनेटिकली इंजीनियर्ड में फॉर दिस डिजायर्ड जीन इज ट्रांसफर्ड इन प्लांट। अब डिजायर्ड जीन का क्या मतलब है, मान लो किसी प्लांट को आप जो है पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना चाहते हो तो उसके लिए जीन भेजोगे, मान लो आप किसी प्लांट के अंदर कोई केमिकल सिंथेसाइज कराना चाहते हो तो वो जीन भेजोगे। डिजायर्ड जीन क्या होता है, जो जीन हम भेज रहे हैं पौधे में वो डिजायर्ड जीन है, ठीक है। अब वही डिजायर्ड जीन के बेसिस पर हम कई तरह के प्लांट देखेंगे। नोट्स नहीं बनाना है बेटा, इसका सीक्वेंस में दिया गया है सारी बातें आपके एनसीईआरटी में भी और मॉड्यूल में भी, ठीक है ना। एनसीईआरटी और मॉड्यूल में इसका सीक्वेंस में दिया हुआ, जो प्रिंसिपल प्रोसेस है ना बेटा वो हमने खत्म कर दिया है। अब आप चाहें तो वो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। प्रिंसिपल प्रोसेस वाला बेटा बहुत ही वाहियात टाइप से सीक्वेंस में लिखा गया है एनसीईआरटी में, कहीं की बातें कहीं, कहीं की बातें कहीं। तो वो मैंने प्रिंसिपल प्रोसेस आपसे कहा था, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप एनसीईआरटी को पढ़ना, ठीक है ना। तो अब आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं प्रिंसिपल प्रोसेस का, एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन वाला पोर्शन ठीक दिया हुआ है एनसीईआरटी में भी और मॉड्यूल में भी, ठीक है। आइए, नाउ दिस प्लांट कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब जाहिर सी बात है भाई, जीन ट्रांसफर करके जो प्लांट बनाओगे उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहेंगे, उसको ट्रांसजेनिक प्लांट भी कहेंगे। ट्रांसजेनिक प्लांट का मतलब क्या हो गया बेटा, जीन ट्रांसफर, ट्रांसजेनिक यानी कि जीन ट्रांसफर से प्लांट तैयार किया, इसीलिए ट्रांसजेनिक प्लांट। टेलर मेड प्लांट्स, टेलर मेड प्लांट्स का मतलब क्या हो गया बेटा, दर्जी का नाम सुना है, दर्जी क्या करते हैं, कपड़े काटते और सिलते हैं ना। उसी तरह से हम यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी क्या करते हैं, जीन काटते और जोड़ते, जीन काटते और जोड़ते हैं। इसीलिए ट्रांसजेनिक प्लांट को टेलर मेड प्लांट भी कह देते हैं, क्योंकि यहां पर भी जीन की कटाई और जुड़ाई दोनों होती है, ठीक है। अब जरा चलते हैं आगे बात करें। अब हमारे सिलेबस में किसके ऊपर है बेटा, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, और वो भी ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में बातचीत करेंगे, एक एक एप्लीकेशन। अब से मेन कहानी शुरू हो रही है जो मैं बात करने जा रहा हूं, अभी तक तो बस बेसिक बैकग्राउंड दिया मैंने आपको। बात करते हैं बेटा, सबसे पहला इन्हांसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। मैंने बोला था ना बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या ट्रांसजेनिक प्लांट या टेलर मेड प्लांट क्वालिटी पर भी काम करता है, क्वालिटी में भी सुधार लाता है और क्वांटिटी में भी सुधार लाता है कि नहीं। उनमें से सबसे पहले एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट क्वालिटी लेवल पर कैसे सुधार लाएगा।
तो क्वालिटी लेवल पर सबसे पहले बात करें न्यूट्रिशनल वैल्यू को किस तरह से इनहांस किया जाएगा, इसका एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है विटामिन ए इनरिच्ड राइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना जाने कितने सदियों से यहाँ क्वेश्चन चला आ रहा है यहाँ से, और आगे भी आने की पूरी संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब विटामिन ए इनरिच्ड राइस, इन अब इसको गोल्डन राइस भी कहते हैं, विटामिन ए रिच राइस को गोल्डन राइस भी कहते हैं। इसमें क्या किया गया बेटा, ध्यान से देखना, सम जीन्स ऑफ डैफोडिल प्लांट एंड सम जीन्स ऑफ इरविनिया बैक्टीरिया, यानी कि डैफोडिल प्लांट और इरविनिया बैक्टीरिया के कुछ कुछ जीन्स को ट्रांसफर किया गया, और इसमें ट्रांसफर करने के बाद दीज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ बीटा कैरोटीन, यानी डैफोडिल प्लांट एरविनिया बैक्टीरिया से कुछ जीन्स को ट्रांसफर किए, और वो जीन जो हमने ट्रांसफर किया है प्लांट में, राइस में, चावल में, वो बेटा यहां पर क्या करते हैं, वो बनाते हैं बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन इज द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। अब जरा खुद बताना बेटा कि अगर बीटा कैरोटीन ज्यादा बनेगा तो विटामिन ए भी ज्यादा बनेगा, और जो बीटा कैरोटीन होता है बेटा, इसके वजह से राइस का कलर आता है कुछ गोल्डन कलर का, सुनहरे रंग का। तो कैरोटीन के वजह से कलर है गोल्डन, इसलिए गोल्डन राइस कहा है। और इसी कैरोटीन को कहते हैं कि दैट कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। अब यहां पर, हाँ सही बोला मलका बेटा, तो इसी तरह से यही जो है यहां पर विटामिन ए बढ़ाएगा बीटा कैरोटीन। समझ में आ गई बात, क्लियर है। मैंने आपको बोला पहले ही कि कुछ चीजें समझने की है, कहीं कहीं पर ज्यादा समझने की है, कहीं कहीं पर याद करने की भी है। यहां पर याद क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। याद ये करना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से जीन लेकर ट्रांसफर किए गए, डैफोडिल प्लांट और इरविनिया बैक्टीरिया। ये जो जीन ट्रांसफर किए गए क्या बनाता है, तो बीटा कैरोटीन बनाता है। बीटा कैरोटीन क्या है, तो प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए है। क्लियर। आइए, हाँ मिलता है भाई, मार्केट में राइस मिलते हैं ऐसे गोल्डन राइस। आगे आइए, बात करें टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। बेटा इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं मैकेनिज्म भी समझाऊंगा। पहले बताता चल रहा हूं क्या क्या आएगा। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, ठीक है। आइए, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अब फिर से यहां पर मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तो इसके पीछे मेरा कोई मकसद होगा, तभी बता रहा हूँ। अब वो क्या मकसद है कुछ टाइम बाद आपको क्लियर हो जाएगा। टू प्रोड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करना है, इसका एक एग्जांपल है, वो है फ्लेवर सेवर टोमेटो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेवर सेवर टोमेटो एग्जांपल। अब बेटा नाम से समझ में आ रहा है, फ्लेवर यानी कि उसके अंदर टेस्ट बाकी टमाटर से ज्यादा अच्छा होगा, तभी तो फ्लेवर बोला है। और सेवर का मतलब हो गया आपने उसके शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया, शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया, यानी वो सड़े गलेगा लेट। तो क्या होता है, कई बार कोई फ्रूट पक जाता है, या कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल्स पक जाते हैं, तो बेटा जितनी जल्दी जो पकेगा उतनी जल्दी सड़े गलेगा, है कि नहीं। तो जब कोई फ्रूट पक जाता है तो आप तोड़ लेते हो ना, हार्वेस्ट का मतलब क्या हुआ, आपने तोड़ लिया, हार्वेस्ट कर लिया। अब जब तोड़ लिया तो उसके बाद से जब पकनेपन की प्रक्रिया उसमें नॉर्मल रहेगी, तो बेटा जो पकेगा जल्दी तो सड़े गलेगा भी तो जल्दी, और जो फ्रूट पक जाता है तो वो पौधे से जल्दी गिर भी जाता है, जो फ्रूट पक जाता है तो पौधे से जल्दी गिर भी जाता है, और जब गिरता है नीचे तो उसको चोट लग जाता है, और चोट लग जाता है तो बेटा वो वैसे ही खराब हो जाता है। जाते हो ना मार्केट में टमाटर खरीदने, बड़े अच्छे से चुन चुन करके टमाटर खरीदते हो, थोड़ा भी दाग लग जाता है तो कहते हो मुझे तो नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें तो यहाँ पर ऐसा करना है कि कटाई के पश्चात, कटाई के बाद जो फल या सब्जियां या कोई भी यहाँ पर टमाटर खराब हो जाता है, उसको किस तरह से बचा पाए, ठीक है, ये हमारा मुद्दा है। तो ये जो फ्लेवर सेवर टोमेटो है, इसको बनाया गया है बाय डिलेड राइपनिंग प्रोसेस। ध्यान से सुने, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं बेटा, लेकिन आपके काम का मैकेनिज्म नहीं है, आपके काम का तो एग्जाम्पल है। अब जब राइपनिंग प्रोसेस को डिले कर दूंगा, जरा सोचना बेटा, दिमाग लगाना यहां पर, अगर राइपनिंग प्रोसेस को मैं डिले कर दूं, अगर राइपनिंग प्रोसेस को मैं डिले कर दूं, तो वो फ्रूट पौधे पर ज्यादा समय तक लगेगा नहीं लगेगा, पौधे पर ज्यादा समय तक रहेगा।
अब जब पौधे पर ज्यादा समय तक रहेगा तो जरा बताओ न्यूट्रिएंट्स या सैकेराइड या शुगर का डिपोजिशन भी ज्यादा होगा, तो वो टेस्टी भी ज्यादा लगेगा। आप जरा देखना बेटा, कोई भी फ्रूट को हम तोड़ लेते हैं और केमिकल से पका देते हैं तो वो उतना मीठा नहीं लगता, पका तो होता है, मीठा नहीं लगता, टेस्टी नहीं लगता। लेकिन जो फ्रूट पौधे पर ज्यादा समय तक लगा रहेगा तो खुद दिमाग लगाओ, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू में भी अच्छा होगा और सड़े गलेगा भी लेट। समझ में आ रही बात? तो यही बात हमें क्या करना, राइपनिंग प्रोसेस को अगर डिले कर दें तो फ्लेवर में भी बढ़ाव आएगा और शेल्फ लाइफ भी बढ़ा देंगे। सेवर मतलब आप उसको सेव भी कर दोगे, सेवर मतलब सेव भी कर दोगे, है कि नहीं? ठीक है, तो हमारा मेन मुद्दा क्या है बेटा, यहां पर फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाने का राइपनिंग प्रोसेस को डिले करना है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुने बेटा, एक एंजाइम है जिस एंजाइम का नाम है पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम। क्या नाम है? पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम है बेटा, पीपीटी में भी आने वाला है, वो आ जाएगा, बस आप ध्यान से सुने। अब पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम क्या करता है, जो मिडिल लैमेला होता है उसको डिसॉल्व कर देता है, और वही मिडिल लैमेला डिसॉल्व होने की वजह से फ्रूट पिलपिले हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, वॉल लूजन हो जाता है। तो अगर मान लो मैं पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम का प्रोडक्शन को कम कर दूं तो क्या यहां पर राइपनिंग के प्रोसेस कम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, धीरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? राइपनिंग करा रहा है पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम, जब मैं उसको ही कम कर दूंगा प्रोडक्शन का तो राइपनिंग प्रोसेस भी डिले हो जाएगा, और जब राइपनिंग प्रोसेस डिले हो जाएगा तो पौधे पर वो लगा भी लंबे समय तक रहेगा, और जब पौधे पर लंबे समय तक लगा रहेगा तो टेस्टी भी ज्यादा होगा, और राइपनिंग डिले होने की वजह से उसके शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मेरा मेन मुद्दा क्या है बेटा, जो पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम है उसके प्रोडक्शन को कम कर देना। ठीक है, अब आगे आइए, मैं आपसे एक बात करता हूं, एक सवाल पूछना है मुझे जो आपको मॉलिक्यूलर में पढ़ाया था बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को याद होगा। आइए देखते हैं कौन सी बात। बेटा ये मान लो कि टमाटर के अंदर एक जीन है, टमाटर के एक अंदर जीन है, जैसे मान लो ये है 5' to 3' स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड है 3' to 5'। ठीक है, इधर होता है प्रोमोटर, इधर मान लो टर्मिनेटर। आपको पता है बेटा कौन से स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा, नीचे वाले स्ट्रैंड का या ऊपर वाले स्ट्रैंड का? भाई टेम्पलेट तो 3 to 5 वाला ही होगा, टेम्पलेट तो नीचे वाला ही होगा, 3 to 5 वाला। ठीक है, प्रोमोटर से टर्मिनेटर के डायरेक्शन में देखो, जो 3 to 5 दिख जाए उसी का ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये बनेगा एमआरएनए। अब ट्रांसक्रिप्शन होकर के जो एमआरएनए बन रहा है, जरा बताओ बेटा ये जो एमआरएनए होगा किससे मैच करेगा, नीचे वाले स्ट्रैंड से या ऊपर वाले स्ट्रैंड से? डीएनए के ऊपर वाले स्ट्रैंड से, इसीलिए तो इसको सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड नाम दिया था। इसी को नॉन टेम्पलेट भी कह सकते हो। ठीक है, याद आ रहा है? अब ये एमआरएनए का बेटा देखो, ये वाला मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इसी के जैसा एक और मैकेनिज्म आएगा, वहां पर तेज चलूंगा, यहां धीरे पढ़ा रहा हूं, और यही चीज दोबारा आएगा तो वहां पर धीरे मुझे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ना भाई। एक ही चीज को 2 बार अगर आ रहा है तो मैं बार बार क्यों रिपीट करूंगा भाई, यहीं पर अच्छे से समझा दूं ना, ताकि बाद में इसका यूज आसान हो जाए अपने लिए। इसलिए ध्यान से सुन लेना आप, मैकेनिज्म आपके काम का नहीं है, लेकिन इसका हेल्प लेना है कोई चीज समझाने के लिए आगे, मुझे इसका हेल्प चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। अब यहां पर एमआरएनए जैसे ही आया, इसको मैंने कहा भाई ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन होकर के यहां पर मान लो बना रहा है एंजाइम पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम। ठीक है, और यही जो है यहां पर मिडिल लैमेला को डिसॉल्व कर रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ये तो जो जीन है पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम बनाने वाला, ये जीन तो ओरिजिनली प्लांट में प्रेजेंट है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, एक आर्टिफिशियली जीन जा रहा हूं बनाने, क्या करने जा रहा हूं, आर्टिफिशियली जीन बनाने। अब मैं आर्टिफिशियली जीन कैसे बनाऊंगा बेटा, ध्यान से सुनना, सीक्वेंस पूरा वैसा का वैसा है, बस प्रोमोटर की जगह पे टर्मिनेटर रख दिया और टर्मिनेटर के जगह पर प्रोमोटर रख दिया। याद है क्या, जब हम प्रोमोटर और टर्मिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं तो दोनों स्ट्रैंड का डेफिनेशन भी क्या हो जाता है, बदल जाता है ना, चेंज हो जाता है ना। अब जरा बताओ, ये जो आर्टिफिशियल जीन मैंने जो बनाया है, जो आर्टिफिशियल जीन मैंने बनाया है, इसका एमआरएनए
इसका mRNA, अब जरा यहां ध्यान से सुनना, इसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड तो ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट हो गया, और टेम्पलेट को ही एंटीसेंस के नाम से भी जानते हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड, है कि नहीं, आपको पता है। अब ये एमआरएनए जरा बताओ, जो ओरिजिनल जीन प्लांट में प्रेजेंट था वो किससे मैच होगा, उसके सेंस स्ट्रैंड से मैच होगा या एंटी सेंस स्ट्रैंड से मैच होगा, इसके एंटी सेंस स्ट्रैंड से मैच होगा। ये जो आर्टिफिशियल जीन बनाया है, ध्यान से सुनना बेटा, यही एक चीज समझने वाला है, और ज्यादा कोई बहुत महाभारत भी नहीं है, सिंपल सी बात है, प्रोमोटर से टर्मिनेटर को एक्सचेंज कर दिया तो भाई जो एमआरएनए होगा वो ओरिजिनल जीन के एंटीसेंस स्ट्रैंड से ही तो मैच होगा। ओरिजिनल जीन की खुद का एमआरएनए उसके सेंस से मैच हो रहा है, और जब प्रोमोटर टर्मिनेटर को इंटरचेंज कर दिया तो उसके बाद जो इसका एमआरएनए इसके एंटीसेंस स्ट्रैंड से मैच होगा, और इसलिए इस जीन को नाम देते हैं एंटीसेंस जीन। क्या नाम देते हैं भाई, एंटीसेंस जीन। एंटीसेंस जीन, देखो कोई भी जीन हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, कोई भी जीन हम आर्टिफिशियली बनाते हैं तो वो अगर किसी के कंपैरिजन में बनाया गया है, अगर किसी के कंपैरिजन में बनाया गया है तो उस आर्टिफिशियल जीन का एमआरएनए देख लो ओरिजिनल जीन के किससे मैच करके कि किस स्ट्रैंड से मैच हो रहा है। अगर मान लो बेटा मैं आर्टिफिशियल जीन बनाया होता और प्रोमोटर भी वहीं रखता, टर्मिनेटर भी वहीं रखता, और ये आर्टिफिशियल जीन है, प्रोमोटर टर्मिनेटर वहीं रखता, तो इसका एमआरएनए जो होता वो इसके कौन से स्ट्रैंड से मैच होता भाई, ओरिजिनल जीन के सेंस स्ट्रैंड से मैच होता ना, सेंस स्ट्रैंड से मैच होता ये ओरिजिनल जीन से। ओरिजिनल जीन यानी जो पौधे में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो जाहिर सी बात है इस जीन का मैं क्या नाम देता बेटा, सेंस जीन बोलता ना, समझ में आ रही बात। तो अगर आर्टिफिशियली आपको सेंस जीन बनाना है तो बिल्कुल हु बहू वैसा का वैसा बना दो, प्रोमोटर भी टर्मिनेटर भी वही वही। लेकिन अगर एंटी सेंस जीन बनाना है तो जीन तो वैसे ही रखो, बस प्रोमोटर टर्मिनेटर को एक्सचेंज कर दो। समझ में आ गई बात, सेंस जीन और एंटी सेंस जीन। बाकी किसी को दिक्कत हो यू कैन आस्क मी ऑन द कॉल, मैक्सिमम लोग लिख रहे हैं मुझे समझ में आ गया। एक्सचेंज बेटा हम कर नहीं रहे, ये हम बना रहे हैं आर्टिफिशियली ना, ये रेस्पेक्ट में बात हो रही है, हम आर्टिफिशियली बना रहे हैं। तो सीक्वेंस बेटा हम अपने अकॉर्डिंग कैसे भी तैयार कर सकते हैं, आपको पता है बेटा डिजायर्ड जीन आर्टिफिशियली सिंथेटिक तरीके से भी तैयार किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं ना। तो ये विद रेस्पेक्ट टू द जीन बात हो रही है, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं एंटीसेंस जीन के बारे में। अब जरा बेटा यहाँ पे दिमाग सोचना, यहाँ पर ये वाला जीन जो है ओरिजिनल जीन जो पौधे में है वो तो अपना एमआरएनए बना रहा होगा, और जब ये जीन ट्रांसफर कर दोगे एंटीसेंस जीन तो जरा देखो ये दोनों स्ट्रैंड क्या एमआरएनए के दोनों ही एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होगा या नहीं होगा, एंटीसेंस जीन का एमआरएनए और ओरिजिनल जीन का एमआरएनए एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होगा नहीं होगा, खुद दिमाग लगाओ, ओरिजिनल जीन के खुद का एमआरएनए तो इसके सेंस स्ट्रैंड से मैच हो रहा है, और जो एंटीसेंस जीन बनाया है उसका एमआरएनए ओरिजिनल जीन के एंटीसेंस स्ट्रैंड से मैच हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा तो क्या बेटा कोई प्रोटीन बनेगा, आपको याद है डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने के बाद क्या होता है, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया जाता है, सेल में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं, ये बचते नहीं है, इनको डाइजेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इससे ये बात पता पड़ा कि जब मैं कुछ एमआरएनए का हो सकता है, ओरिजिनल जीन के कुछ एमआरएनए का हो सकता है ट्रांसलेशन हो जाए तो पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम बन जाएगा, कुछ एमआरएनए का हो सकता है, लेकिन सारे एमआरएनए ट्रांसलेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ तो डबल स्टैंडर्ड भी तो फॉर्मेशन कर लेंगे। तो जो पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम का प्रोडक्शन जो नॉर्मल तरीके से होता उसके कंपैरेटिवली अब कम हो जाएगा ना, तो राइपनिंग क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। अब बेटा बात समझ में आई क्या आपको कि हमें क्या करना था, यहां पर प्रोडक्शन को सॉरी राइपनिंग प्रोसेस को डिले करना था। ये मैकेनिज्म बेटा आपसे कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन थोड़े नॉलेज के लिए मैंने आपको शेयर किया, और दूसरा इसका हेल्प भी मुझे लेना है आगे कोई एक और मैकेनिज्म समझाने के लिए, ठीक है। बेटा किसी को दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, बहुत सिंपल सी बात है, इजी अप्रोच है,
ओके, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, बड़ा अच्छे से समझना है चीजों को। अब देखो यही डायग्राम यहां पर दिखाया गया, जैसे ये कोई प्लांट का सेल है, ये सेल में बेटा कोई जीन है, ये जीन कोई आरएनए बना रहा है और ये कोई प्रोटीन बना रहा है, और ये यहां पर मान लो कोई जीन, इसी जीन को दोबारा से दिखाया गया है यहां पर। अब ये आर्टिफिशियली देखो बेटा जीन ऊपर में बनाया गया है, तो इसके कंपैरिजन में हमने क्या कर दिया, प्रोमोटर और टर्मिनेटर को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया ना। ये इसी को दो बार दिखा दिया है, ये दोनों जीन सेम ही है, बस दिखाया दो बार है। ये फर्स्ट और सेकंड वाला लिख रहा हूं बेटा, सेम ही जीन है, दो बार दिखाया है बस डायग्राम में, सेम ही जीन है। अब लेकिन ये सेकंड और थर्ड वाले को जरा कंपेयर करो, प्रोमोटर टर्मिनेटर में चेंज कर दिया ना सेकंड और थर्ड में, या फर्स्ट और थर्ड में, क्योंकि फर्स्ट सेकंड सेम है, प्रोमोटर टर्मिनेटर में चेंज कर दिया है। अब बेटा मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर एक बात ध्यान से सुनना आपको, मैं यहां पर पीछे स्लाइड में जा रहा हूं, एक मिनट। मैं यहां पर चाहूं तो प्रोमोटर को टर्मिनेटर से एक्सचेंज कर सकता हूं, या प्रोमोटर टर्मिनेटर वहीं रखूं लेकिन पूरे डीएनए को घुमा दूं। अब जब पूरे डीएनए को घुमा दूंगा तो बेटा जरा सोचो, इधर तो अब 3' आ जाएगा जो पहले 5' था, और ये जो 3' था वो एक्सचेंज हो गया ना, और जो नीचे वाला घूम गया होगा तो ये 5' इधर आ जाएगा और ये 3' इधर आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो बेटा आप कोई एंटी सेंस जीन बना रहे हो ना, तो या तो प्रोमोटर की जगह पे टर्मिनेटर रख दो, या टर्मिनेटर की जगह पे प्रोमोटर रख दो, या प्रोमोटर टर्मिनेटर वहीं रहने दो, पूरे डीएनए को ही घुमा दो। समझने वाली बात है, बस दिमाग में एक पॉइंट आया, मैंने सोचा बता दूं दूसरा तरीका भी। ठीक है, बनाना तो आर्टिफिशियली हमें ही है, सीक्वेंस घुमाने का मतलब है कि हम सीक्वेंस आर्टिफिशियली तैयार करेंगे, सिंथेटिक डीएनए बनाएंगे। अब आपकी मर्जी पड़े तो प्रोमोटर टर्मिनेटर वहीं रखो और ऐसा सीक्वेंस बनाओ कि ये घूमे हुए सीक्वेंस दिख जाए, या फिर प्रोमोटर टर्मिनेटर को ही बदल दो। ठीक है, सेम ही है, ये दोनों की कंडीशन सेम ही है, ठीक है ना। आगे आइए, अब मैं यहां पर बात कर रहा था बेटा फर्स्ट सेकंड केस, अब ये है प्रोमोटर टर्मिनेटर से चेंज कर दिया है बस, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ प्रोमोटर और टर्मिनेटर को चेंज करके ही बात किया था। लेकिन ऐसा नहीं है, आप चाहें तो प्रोमोटर टर्मिनेटर वहीं रख सकते हैं, पूरे डीएनए को ही घुमा सकते हैं, तब भी वैसा ही केस बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर जरा सोचो कि इसमें प्लांट के अंदर आप ट्रांसफर कर दिया, ये हमने आर्टिफिशियली बना दिया जीन, ये हमने आर्टिफिशियली बना दिया। अब आर्टिफिशियली बना दिया तो जरा देखो, अब इसका एमआरएनए जो होगा वो ओरिजिनल जीन के एंटीसेंस स्ट्रैंड से मैच होगा ना, ओरिजिनल जीन के एंटीसेंस स्ट्रैंड से मैच होगा, इसलिए एंटीसेंस जीन कह देंगे। और ये दोनों आरएनए डबल स्टैंडर्ड होगा, जो मैंने पीछे स्लाइड में समझाया बेटा वही है, वही है। अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा तो इसका प्रोटीन नहीं बन पाएगा। क्लियर, दोबारा रिवाइज करा दिया बेटा, मैंने खुद से अपने हाथों से भी ड्रॉ किया था, और ये एक इमेज पीपीटी में भी बना हुआ है, यानी डबल डबल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये थ्योरी जो मैंने आपको समझाया है वही थ्योरी है, क्या समझाया बेटा, फ्लेवर सेवर टोमेटो कैसे बनाया गया है, डिले राइपनिंग करके। अब जब राइपनिंग डिले कर दिया गया है तो इसकी शेल्फ लाइफ क्या हो गई, बढ़ गई ना भाई, राइपनिंग डिले कर दोगे तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। इट इज डेवलप्ड बाय एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है बाय ट्रांसफर ऑफ एंटीसेंस जीन। एंटीसेंस जीन क्या कहा बेटा, जो जीन आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका एमआरएनए ओरिजिनल जीन के एंटीसेंस स्ट्रैंड से मैच हो जाता है, जो ट्रांसफर कर रहे हैं आप जीन उसका एमआरएनए एंटीसेंस स्ट्रैंड से मैच हो जाता है। समझ में आ गई बात, इसलिए एंटीसेंस जीन कह दिया। बाय दिस टेक्निक द एक्टिविटी ऑफ पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम इज इनहिबिटेड, पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। मैंने अभी बताया अभी पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम क्या करता है भाई, तो मिडिल लैमेला को डिसॉल्व करता है। दिस एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, डिसॉल्व पैक्टीन, मिडिल लैमेला में आपको पता है भाई पैक्टीन भी पाया जाता है, उसी को डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, आगे आइए, समझ में आ गया भाई, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत देर तक समझा दिया, क्लियर हो गया। हालांकि पूछा तो केवल एग्जांपल ही जाता है, मैकेनिज्म समझा दिया मैंने, फिर भी कोई नहीं पूछने वाला मैकेनिज्म।
ठीक है, आइए बात करें टू इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेसेस। आप ट्रांसजेनिक प्लांट ऐसा भी बना सकते हो जो एबायोटिक स्ट्रेसेस से फाइट कर सके, एबायोटिक स्ट्रेसेस से फाइट कर सके। अब एबायोटिक स्ट्रेस, तनाव क्या क्या हो सकता है? हो सकता है बेटा एबायोटिक स्ट्रेस जैसे कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट। यानी कि हो सकता है भाई ठंडा ज्यादा हो, सूखा पड़ जाए, या फिर जो सॉइल में सॉल्ट का जो है कंटेंट ज्यादा हो जाए, हीट लेवल ज्यादा हो जाए। तो क्या किया जाता है बेटा, जीन ट्रांसफर करके इन सभी जो है परिस्थितियों से बचने के लिए पौधे को तैयार किया जाता है। हालांकि इसका एग्जाम्पल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बस आपके दिमाग में कोई सवाल ना आए यही मैं बताने के लिए बस एक बात कहता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक प्लांट बनाया गया है ट्रांसजेनिक टोमेटो, जो सॉल्ट रेजिस्टेंस बनाया गया है, सॉल्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक टोमेटो। बेटा ये एग्जाम्पल याद नहीं रखना है, ठीक है ना? कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, बस इतना ही याद रखना है कि एबायोटिक स्ट्रेसेस से फाइट करने के लिए भी ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार किया जा सकता है। कैसे, ये मुद्दा नहीं है आपके सिलेबस का, फिर भी मैं एक एग्जांपल बस फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूं, ठीक है? फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन में समझा रहा हूं, याद नहीं रखना है। अब सॉल्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब क्या हुआ कि बेटा सॉइल में अगर सॉल्ट लेवल मान लो ज्यादा हो जाए तो उससे पौधे पर कोई नुकसान ना पहुंचे। अब क्या होता है, यहां पर जीन ट्रांसफर करके आपने कुछ पंप सिस्टम पढ़ा होगा, सोडियम हाइड्रोजन पंप सिस्टम भी कुछ पाया जाता है प्लांट में, पाया जाता है ना? अब उससे क्या होता है, उस पंप सिस्टम की वजह से प्लांट में जो सॉल्ट एक्स्ट्रा इकट्ठा होता है ना, प्लांट में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट इकट्ठा होता है ना, उसको फेंक करके बाहर निकाला जाता है। तो प्लांट में क्या होगा बेटा, सॉल्ट ज्यादा एक्यूमुलेट तो नहीं करने देगा। तो जीन ट्रांसफर करके क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन जो पंप होते हैं उसी को जो है एक्टिवेट ज्यादा कर दिया जाता है, ताकि प्लांट के अंदर ज्यादा जो सॉल्ट इकट्ठा हो उसको समय समय पर प्लांट से बाहर फेंका जा सके। तो समय समय पर प्लांट से बाहर फेंकोगे तो पौधे में सॉल्ट एक्यूमुलेट होगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो एक ब्रीफ आइडिया मैंने थोड़ा सा आपको दिया है। इसी तरह से कई कई अलग अलग परिस्थितियों के लिए जीन ट्रांसफर करके फाइट करने की परिस्थितियों को तैयार किया जाता है। तो ये बस ध्यान रखें कि बहुत सारे एबायोटिक स्ट्रेसेस से फाइट करने के लिए भी ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार किए गए हैं और किए जा सकते हैं, ठीक है? बेटा लॉस है ना, हर चीज के लॉस होते हैं, कॉल करके पूछ लेना साहिल। अब आइए बात करते हैं बेटा टू प्रोड्यूस बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। टू प्रोड्यूस बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, बायो फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या हो गया, बायो मतलब लाइफ, फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन। यानी किसी प्लांट के अंदर मेडिसिन बनवा लो तो वो बायो फार्मास्यूटिकल कहला जाएगा, प्लांट के अंदर मेडिसिन बनवा लो तो बायो फार्मास्यूटिकल कहला जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि किसी केमिकल या मेडिसिन को पौधे के अंदर भी तैयार करा सकते हैं। जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोडीन इन सीड ऑफ ट्रांसजेनिक ब्रासिका नैपस। तो अब यहां पर क्या किया जाएगा, यहां पर हमारा डिजायर्ड जीन है हाइड्रोडीन। हाइड्रोडीन कहीं सुना है क्या? क्या होता है हाइड्रोडीन? एंटी कोगुलेंट होता है ना, एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट होता है ना, कहीं तो सुना होगा। अब मैं नहीं जाऊंगा भाई दूसरे ब्रांचेस में, क्योंकि मेरे पास खुद समय की कमी है, तो मैं दूसरी जगह पे तो नहीं भटक सकता, अभी काम की बात ही करूंगा मैं अपने जो मेरे से लेना देना है। आइए, अब ये हाइड्रोडीन होता है बेटा यहां पर एंटी कोगुलेंट, ठीक है? एंटी कोगुलेंट, क्लॉट को प्रिवेंट करता है। अब जो हाइड्रोडीन जीन है बेटा आर्टिफिशियली बना सकते हो या कहीं से हासिल भी कर सकते हो, ओरिजिनल सेल से। अब ये क्या कर सकते हैं, हाइड्रोडीन जीन को ट्रांसफर कर दिया गया ब्रासिका नेपस में। अब ये जो यहां पर ब्रासिका नेपस में जीन को ट्रांसफर, हाँ बेटा सार्थक, हेपेरिन भी है और हाइड्रोडीन भी है एंटीकोगुलेंट। अब ये क्या है, ब्रासिका नेपस में जीन को ट्रांसफर कर दिया। अब इस जीन का एक्सप्रेशन बेटा सीड में हुआ
और सीड के अंदर जो है ऑयल का फॉर्मेशन हुआ। तो सीड को कलेक्ट कर लिया और क्रश कर दिया सीड को, इससे ऑयल हमने हासिल कर लिया और इसी ऑयल में हाइड्रोडीन प्रेजेंट है। अब इसको प्यूरिफाई करके हाइड्रोडीन को ऑब्टेन कर लिया, फिर पैकेजिंग करके क्या कर दिया, मार्केटिंग कर दिया। समझ में आ रही बात? बड़ा सिंपल तरीका है। जीन को ट्रांसफर कर दिया ब्रासिका नेपस प्लांट में। अब उस ब्रासिका नेपस प्लांट में जीन का हुआ एक्सप्रेशन। लेकिन बेटा हर जीन हर जगह पे एक्सप्रेस प्रॉपरली तो नहीं होता ना, हर जीन हर जगह पे एक्सप्रेस प्रॉपरली नहीं होता, आपको पता है। मैंने आपको कहा भी था कि मेरा जीन लंग्स में भी है, मेरा जीन किडनी में भी है, लेकिन हर वक्त हर जीन हर जगह काम करता है क्या? हर वक्त हर जगह हर जीन काम नहीं करता। तो बेटा हर जीन हर जगह है तो सही शरीर के सेल में, लेकिन उसका एक्सप्रेशन लेवल डिफरेंशियल है। कहीं पर काम ज्यादा करता है, कहीं पे कम करता है, कहीं पर करता ही नहीं। तो यहां पर जो इससे जीन का एक्सप्रेशन नजर आया वो बेटा नजर आया सीड में। अब जब सीड के अंदर हमने देखा कि इसका एक्सप्रेशन ज्यादा है तो सीड को कलेक्ट कर लिया, सीड को कलेक्ट करके सीड को पीस करके तेल निकाल लिया, उसी तेल में आ गया हाइड्रोडीन। और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग से क्या कर सकते हो, प्यूरिफाई कर सकते हो हाइड्रोडीन को और पैकेजिंग करके मार्केटिंग कर सकते हो। तो आप जो है यहाँ पर ट्रांसजेनिक प्लांट इसलिए भी बना सकते हो कि बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट तैयार कर पाओ। समझ में आई बात? क्लियर है? कोई टफ नहीं था ये। अब बात करते हैं यहां पर टू प्रोड्यूस वीडीसाइड और हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट। इसका भी एग्जाम्पल मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ है। बेटा जो मैं अपने हाथों से लिखा हूं वो बात याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस आपके दिमाग में कोई सवाल ना रहे कि कैसे क्या क्यों, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अब बात करता हूं जो मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ है उसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आपके दिमाग में चित्र अच्छे से पहुंच जाए, इमेज अच्छे से बन जाए, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शेयर किया है। कल 1 घंटे बैठ करके मैंने आपके पीपीटी को थोड़ा सा और सही किया मैंने, जिससे आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं रह जाए। अब आइए, ग्लाइफोसेट वीडिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट हैव बीन डेवलप्ड। अब देखो बेटा यहां पर सबसे पहली बात जो मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला था, मैंने आपको बोला था याद दिलाना, वही पॉइंट को मैं अभी थोड़ा सा आइडिया देता हूं और मुझे लास्ट में याद भी दिलाना। ठीक है, थोड़ा सा मैं उससे रिलेट करूंगा और लास्ट में जरूर याद दिलाना। जब ये अपना चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो रहा होगा मुझे एक बार याद दिला देना, कहीं भूल जाऊं। सबसे पहली बात आप ये बताओ कि बेटा जो किसान होते हैं उन किसान के पास एक लंबा चौड़ा जमीन होता है। अब लंबा चौड़ा जमीन होता है तो उनको क्या करना पड़ता है बेटा, खुरपी से खरपतवार को उखाड़ उखाड़ करके फेंकना पड़ता है। खुरपी से, नाम सुना होगा खुरपी, लोकल नाम है। खरपतवार मतलब जो हर्ब्स हुए, वीड्स हुए, उसको खुरपी से उखाड़ उखाड़ करके फेंकते ना। तो जरा बताओ उससे मैनुअल लेबर ज्यादा आएगा या कम आएगा? जो घास फूस होते हैं, खरपतवार जो होते हैं, जंगली पौधे जो होते हैं, जरा बताओ मैनुअल लेबर ज्यादा लगेगा कम लगेगा? ज्यादा लगेगा ना। तो किसानों को बड़ी समस्या आती थी बेटा। वो एक तरफ से खुरपी चलाते जाते थे, पता चला लंबा चौड़ा और जमीन है तो आगे तक पहुंचे तो पीछे से फिर से उगने लग जाए, तो समस्या थी। तो मैनुअल लेबर को कम करने के लिए, मैनुअल लेबर को कम करने के लिए क्या यूज किया गया? मैनुअल लेबर को कम करने के लिए यूज किया गया सबसे पहले केमिकल। अब वो बात अलग है, अभी एडवांसमेंट आ चुका है एग्रीकल्चर फील्ड में, पहले तो इतना एडवांसमेंट नहीं था, तो इसीलिए केमिकल का इस्तेमाल किया गया। हर्बिसाइड वीडीसाइड केमिकल का छिड़काव कर दिया गया। अब जब हर्बिसाइड वीडीसाइड केमिकल का छिड़काव किया गया तो बेटा एक परेशानी तो रिजॉल्व हो गया, दूसरी परेशानी आ गई। पहली परेशानी क्या रिजॉल्व हुई? मैनुअल लेबर जो चाहिए था वो अभी जरूरत नहीं पड़ रही है। मैनुअल लेबर कम हो गया ना बेटा, केमिकल का छिड़काव कर दिया, एक साथ ग्राउंड पे कोई भी जाके छिड़काव कर दे, मैनुअल लेबर कम हो गया ना। लेकिन एक परेशानी कम हुई, लेकिन दूसरी परेशानी शुरू हो गई, क्वालिटी में खराब आने लग गया। जरा याद है जो सबसे पहले मैंने यही बोला ना कि केमिकल यूज करोगे तो पौधे में एक्यूमुलेट भी तो होगा, तो पौधे की क्वालिटी खराब होने लग गई, नहीं होने लग गई? तो फूड सेफ्टी पर सवाल आ गया कि आप अगर उस पौधे से फल खाओगे तो उस पौधे में भी तो वो केमिकल एक्यूमुलेट हो गया है, तो उसकी फूड सेफ्टी पर नुकसान पहुंचने लग गया। तो सबसे पहले परेशानी था मैनुअल लेबर का, मैनुअल लेबर के परेशानी को रिजॉल्व किया तो फिर परेशानी आ गई फूड सेफ्टी का। तो एक तरीका लाया गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया जाए। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट इसलिए बनाया गया कि मैनुअल लेबर को क्या करें हम,
कम ही रखें और केमिकल का भी यूज कर पाए, केमिकल का भी यूज करें और मैनुअल लेबर को भी कम कर पाए। जरा बताओ इनिशियली जो सबसे पहले आपने केमिकल का यूज किया ही क्यों था? केमिकल का यूज किया ही क्यों था? मेरे पास मॉड्यूल नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन बताता, यही बताना था मुझे। वीड्स को हटाने के लिए, मैनुअल लेबर को कम करने के लिए, यही तो मेन मुद्दा था। अब दूसरा मुद्दा आ गया, क्या चीज? दूसरा मुद्दा आ गया भाई, अरे यार चलो ठीक है मैनुअल लेबर कम तो करना है, लेकिन पौधे की सेफ्टी पे क्वेश्चन आ जा रहा है, फूड सेफ्टी पर नुकसान पहुंच रहा है। तो फिर ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए गए, और ट्रांसजेनिक प्लांट क्या किया गया कि जो हर्बिसाइड या वीडिसाइड हैं उसमें बेटा ग्लाइफोसेट केमिकल और सल्फोनाइल यूरिया, ग्लाइफोसेट और सल्फोनाइल यूरिया का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। जो वीडीसाइड और हर्बिसाइड है उसमें ग्लाइफोसेट और सल्फोनाइल यूरिया का बहुत ज्यादा होता है। अब क्या किया गया बेटा, ध्यान से सुने, एएलएस जीन अरेबिडोप्सिस प्लांट में पाया जाता है, अरेबिडोप्सिस प्लांट में एएलएस जीन पाया जाता है। तो हमने क्या किया कि अरेबिडोप्सिस प्लांट से इस एएलएस जीन को निकालकर ट्रांसफर कर दिया इन टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब ये एएलएस जीन टोबैको प्लांट में चला गया। एएलएस जीन का फुल फॉर्म क्या है, इसके एंजाइम के ऊपर है, ये एक एंजाइम बनाता है असीटोलैक्टेट सिंथेटेज एंजाइम, याद नहीं रखना बेटा, केवल समझने के लिए है, ये पहले ही बोल दिया हूं। अब असीटोलैक्टेट सिंथेटेज जीन चला गया टोबैको प्लांट में, तो असीटोलैक्टेट सिंथेटेज एंजाइम कहां बन जाएगा? टोबैको प्लांट में। अब ये एंजाइम क्या करता है बेटा, जो ग्लाइफोसेट और सल्फोनाइल यूरिया है उसको मेटाबोलाइज कर देता है। अब जरा बताओ, टोबैको प्लांट में अगर असीटोलैक्टेट सिंथेटेज एंजाइम बन रहा है तो ग्लाइफोसेट सल्फोनाइल यूरिया को मेटाबोलाइज कर देगा, तो क्या टोबैको प्लांट में वो एक्यूमुलेट हो पाएगा? क्या नहीं होगा ना, मेटाबोलाइज कर दे रहा है ना बेटा एएलएस एंजाइम। तो एएलएस एंजाइम क्या कर रहा है, इसको मेटाबोलाइज कर देगा ग्लाइफोसेट सल्फोनाइल यूरिया को, तो वो ऑफ कोर्स पौधे में एक्यूमुलेट होगा ही नहीं, टोबैको में। तो पौधा कैसा हो गया? टोबैको प्लांट रेजिस्टेंस हो गया नहीं हो गया? हर्बिसाइड वीडिसाइड रेजिस्टेंस हो गया नहीं हो गया? हो गया। तो इस तरह से सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट हर्बिसाइड रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक टोबैको तैयार किया गया। ये आपके पीपीटी में नहीं गिवन है, लेकिन आपके मॉड्यूल के स्पेशल पॉइंट में गिवन होगा, नया वाला, नया वाला में देखना है एक बार, पुराना वाला तो याद है स्पेशल पॉइंट में था। तो ये ग्लाइफोसेट और सल्फोनाइल यूरिया दोनों के लिए रेजिस्टेंस डेवलप किया गया, ठीक है। ग्लाइफोसेट और सल्फोनाइल यूरिया, ये याद करना भाई, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था? टोबैको था। और वो किसके लिए रेजिस्टेंस बनाया गया? वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बनाया गया। भाई किसी को कोई डाउट है इसमें? हालांकि इस पूरे जो एक्सप्लेनेशन दिया यहां से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन क्या आता है वो मैंने आपको ग्रीन से ब्लॉक में डाल दिया। एक बार आया है यहां से क्वेश्चन, बहुत साल पहले, बहुत साल पहले यहां से एक बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। हाँ, मेटाबोलाइज मतलब डिग्रेड, उसको तोड़ दिया। तो ग्लाइफोसेट सल्फोनाइल यूरिया टोबैको प्लांट में इकट्ठा हो ही नहीं पाएगा, जब उसको तोड़ दिया जाएगा। तो क्या हुआ, आपका मेन मुद्दा था केमिकल का यूज करो और पौधे पर नुकसान भी ना आए, और केमिकल का यूज इसलिए करना चाह रहे थे कि मैनुअल लेबर की कम, ज्यादा यूज ना हो पाए, मैनुअल लेबर को रिड्यूस कर पाओ, ठीक है, क्लियर। इसके ऊपर एक पॉइंट जो डिस्कस करने वाला हूं, देखता हूं मैं आपको, मेरे पास मॉड्यूल होता तो शायद वो डिस्कस कर देता, अभी मेरे पास मॉड्यूल नहीं है, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा या एंड ऑफ द चैप्टर में। ये पॉइंट याद रखना बेटा, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वाला, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस, इंक्रीज एफिशिएंसी। यहां पर क्या है कि जो ये जो पॉइंट है, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, इसके वजह से क्या होगा, दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसका मतलब क्या है, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखा है, ध्यान से सुने बेटा। अगर मैं कोई प्लांट में जीन ट्रांसफर कर दूं, प्लांट में ऐसा जीन ट्रांसफर कर दूं कि उसको जितना मिनरल चाहिए उतना ही यूज करे, तो प्लांट का काम एफिशिएंटली होगा या एफिशिएंटली नहीं होगा? प्लांट का काम एफिशिएंटली होगा, उसको न्यूट्रिएंट जितना चाहिए उतना सप्लाई दे दो, यानी कि उसकी डिमांड को आप सप्लाई कर दो।
लेकिन ज्यादा भी नहीं लेने देना है, जितना जरूरत है उतना दे दो। भाई अगर आपकी भूख 4 रोटी के बराबर है तो मैं आपको 4 दूंगा, तभी तो आप काम एफिशिएंटली करोगे। अब मान लो मेरे पास 6 रोटी है, अब 6 रोटी में मैंने 4 ही रोटी दिया तो 2 रोटी बच तो गया, लेकिन आपका काम तो चल गया ना, आपका काम तो चल गया ना, लेकिन 2 रोटी भी बच गई। तो अगर मैं क्या करूं कि प्लांट के अंदर ऐसा जीन ट्रांसफर कर दूं कि जो यहां पर जितनी जो है, सब बोल रहे हैं सर मैं 2 रोटी खा रहे हैं, 2 रोटी सर 3 रोटी, भाई यहाँ रोटी का खाली एग्जाम्पल था, ठीक है। अब यहां पर जरा देखें, जब जीन ट्रांसफर किया हमने तो इससे क्या होता है कि बस पौधे का जितना यूज है उतना ही मिनरल ले, एफिशिएंट तरीके से ले, जितना जरूरत है उतना ही ले। तो जरा बताओ सॉइल की जो फर्टिलिटी है क्या अर्ली एग्जॉस्ट हो पाएगा? सॉइल की फर्टिलिटी जल्दी से एग्जॉस्ट भी तो नहीं होगा ना, ठीक है ना, बात समझ में आई? तो दिस प्रिवेंट्स द अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल के अर्ली एग्जॉशन को भी प्रिवेंट कराया जा सकता है, और पौधे तक एफिशिएंटली न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के बाद, मिनरल पहुंचाने के बाद भी, ठीक है। बेटा ज्यादा खा लेगा तो बदहजमी भी हो जाएगी, साहिल समझा ना? हाँ, चलें अब बात कर रहे हैं अपन पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप। पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरा बताओ अभी तक मैंने जो भी डिस्कशन किया है इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात कहां लिखा था? जो सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़ा रहा था वही, सबसे पहला वाला गोल्डन राइस विटामिन ए वाला, वही लिखा था ना। अब लिख रहा हूं दूसरा ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने बेटा आप ये बात को। पढ़ेंगे बेटा थोड़ा सा ज्यादा 15-20 मिनट, थोड़ा पेशेंस रखना, जिनको जाना हो चले जाना, लेकिन अपनी क्लास थोड़ी सी 15-20 मिनट ज्यादा चलेगी, हो सकता है 25 मिनट भी चले, ठीक है ना। जिनको जाना हो चले जाना, बाद में 5-10 मिनट का जो रिकॉर्डिंग बच जाए उसको सुन लेना, ठीक है, बीच में इंटरप्ट मत करना, वरना फिर जल्दबाजी में रश करूंगा, ना आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा। आइए बात कर रहे हैं यहां पर पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट इंक्रीज यील्ड एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स। अब जब पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाओगे, आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एनी हाउ नहीं हो पाएगा, कितना भी फास्ट कर लें भाई। अब ऐसा थोड़ी है कि अपन जो है भगाते चले जाएं, स्लाइड पलटते चले जाएं, थोड़ा भी हवा नहीं लगे, हवा तो लगनी भी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कंप्लीट करना है, हवा भी तो लगनी चाहिए ना। अब मेरा तो काम क्या है, मैं तो खत्म कर दूं, लेकिन ऐसा भी थोड़ी है कि अपन स्लाइड बस चेंज करते जाएं करते जाएं। ध्यान से सुने, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में बात करें तो बेटा जरा सोचो, पेस्ट रेजिस्टेंस बनाओगे तो जो पौधे वेस्ट हो जा रहे थे, अगर यहां पर पेस्ट रेजिस्टेंस जो है बना दोगे तो पौधे का लॉस कम होगा, खराबी कम आएगी, तो यील्ड भी बढ़ जाएगा ना। तो जो केमिकल के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो जाएगी हमारी, या कम हो जाएगी। तो हमें पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाना है जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से, हम जीन ट्रांसफर करके उस पौधे को ही ऐसी शक्ति दे देंगे कि जा बेटा तू अपनी लड़ाई खुद लड़, तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको पहले किसी के प्रोटेक्शन के लिए केमिकल वेमिकल के छिड़काव करने पड़ते थे, तो हम क्या करेंगे, पौधे के अंदर खुद ही ऐसी क्षमता दे देंगे कि तू आएगा मुझे मारने, तू ही निपट जाएगा, ऐसी मैकेनिज्म तैयार करनी है। चलें भाई देखें, इसमें 2 एग्जांपल है हमारे एनसीईआरटी में, एक तो है बेटा इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट, दूसरा है नेमाटोड रेजिस्टेंस प्लांट। पेस्ट क्या होता है? पेस्ट वो होता है जो कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाए। तो अगर मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है और ये ऑर्गेनिज्म इसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? पेस्ट फॉर दिस ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म के लिए जो ऑर्गेनिज्म नुकसान पहुंचाता है वो कहलाता है पेस्ट। तो मुझे क्या करना है, इसी को खत्म करना है, पेस्ट को। अब यहां पर सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट, यानी प्लांट को ऐसी क्षमता दे देंगे कि उस प्लांट को कोई इंसेक्ट नुकसान ना पहुंचा पाए। उसके लिए सबसे पहली बात बीटी प्लांट्स, बीटी प्लांट्स या क्रॉप इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट।
बीटी प्लांट में बीटी का मतलब है बैसिलस थोरिंजिएंसिस, बैसिलस थोरिंजिएंसिस। बीटी प्लांट में बीटी का फुल फॉर्म है बैसिलस थोरिंजिएंसिस। इन बीटी प्लांट a special cry gene of Bacillus thuringiensis bacteria have been transferred। इसका मतलब क्या हो गया, बैसिलस थ्योरेंजिएंसिस बैक्टीरिया से कोई जीन को ट्रांसफर किया गया है प्लांट में, और उस प्लांट को हमने क्या कह दिया बेटा, बीटी जीन। ठीक है, प्लांट को बीटी प्लांट कह दिया और वो जीन जो ट्रांसफर किया उसको बीटी जीन कह दिया। क्लियर है? अब ये जो बीटी जीन है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, बीटी जीन को एक और नाम से भी जानते हैं और इसको क्राई जीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बीटी जीन को क्राई जीन? क्योंकि ये क्रिस्टल फॉर्म में प्रोटीन बनाता है, क्रिस्टल प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है क्रिस्टल फॉर्म में। जैसे शुगर्स वगैरह होते हैं ना, क्रिस्टल फॉर्म में बनता है ना, क्रिस्टल फॉर्म में, उसी क्रिस्टल फॉर्म में प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो बीटी जीन शब्द में बीटी क्यों आया? क्योंकि ये जीन बैसिलस थोरिंजिएंसिस से प्लांट में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए बीटी जीन कह दिया, बैसिलस थोरिंजिएंसिस से जीन लिया। और क्राई जीन क्यों कह दिया? क्योंकि यही बीटी जीन क्रिस्टल फॉर्म में प्रोटीन बना रहा है, इसलिए क्राई जीन कह दिया। तो बीटी जीन एंड क्राई जीन इज सेम थिंग, जस्ट नाम अलग अलग है। क्राई जीन प्रोड्यूसेस इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन विच किल्स इंसेक्ट ऑफ 3 ऑर्डर। अब ये जो क्रिस्टल प्रोटीन बन रहा है ये बेटा इंसेक्ट्स को नुकसान पहुंचाता है। इट इज गोइंग टू बी अ टॉक्सिन, टॉक्सिन फॉर इंसेक्ट्स। समझ में आई बात? बीटी जीन बना रहा है टॉक्सिन जो क्रिस्टल प्रोटीन है और वही इंसेक्ट के लिए नुकसानदेह। अब जरा खुद सोचना, बैक्टीरिया से वो जीन निकालकर प्लांट में भेज दिया, बैक्टीरिया से वो जीन निकाल करके प्लांट में भेज दिया। अब जब प्लांट में भेज दूंगा तो अब उस प्लांट में बीटी जीन क्राई जीन चला गया बैक्टीरिया से, तो जरा सोचो कि वो क्राई क्रिस्टल प्रोटीन बीटी जीन से क्रिस्टल प्रोटीन तो बन जाएगा ना प्लांट में। अब आया इंसेक्ट खाने, पौधे से न्यूट्रिशन लेने इंसेक्ट। अब जब इंसेक्ट आएगा न्यूट्रिशन लेने पौधे से तो वो खाएगा वो प्रोटीन भी, तो क्योंकि पौधे में प्रोटीन भी तो बन रहा है क्रिस्टल प्रोटीन। अब जब वो क्रिस्टल प्रोटीन खाता है ये प्लांट से इंसेक्ट, तो इंसेक्ट जैसे ही खाता है तो वो टॉक्सिन साबित होता है उसके लिए। वो किस तरह से मारेगा उसको आगे की बात है, लेकिन ये ध्यान रखिए क्राई जीन जो है 3 ऑर्डर के इंसेक्ट को मारता है, लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स। एग्जाम्पल गिवन है जो बेटा ये आपको याद करना है, एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है लेपिडोप्टेरन्स के जैसे टोबैको बर्ड वर्म, आर्मी वर्म, कॉटन बॉल वर्म, कॉर्न बोरर। कोलेप्टेरन्स में बीटल्स, डिप्टेरन्स में फ्लाइज और मॉस्किटोस। ये नाम याद रखने हैं बेटा, जो याद करना है वो तो याद करना ही है। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं, आइए मैकेनिज्म देखें। मैकेनिज्म बता रहा हूं बेटा किस तरह से। ये देखो बेटा यहां पर क्राई जीन बैक्टीरिया बैसिलस थोरिंजिएंसिस में है। अब बैक्टीरिया में यही क्राई जीन आरएनए बना रहा है और ये आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है, ये प्रोटीन कैसा बन रहा है? क्रिस्टल फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में। लेकिन ये प्रोटीन बनता है बेटा इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव इनसॉल्युबल होता है। ये जो बनता है क्रिस्टल प्रोटीन ये इनएक्टिव इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, क्रिस्टल फॉर्म में ही पड़ा रहता है। जब ये सॉल्युबलाइज हो जाएगा क्रिस्टल प्रोटीन तब ये नुकसान पहुंचाता है। जब तक ये इनसॉल्युबल है तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जैसे ही ये सॉल्युबलाइज होगा तब जाकर के ये इंसेक्ट को नुकसान पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा ये समझेंगे। क्राइजीन क्रिस्टल फॉर्म में प्रोटीन बना रहा है जो इनएक्टिव इनसॉल्युबल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये क्राइजीन को हमने प्लांट में भेज दिया, इस क्राइजीन को प्लांट में भेज दिया। अब प्लांट में भी क्या बनेगा? प्लांट में भी यही बनेगा, इनएक्टिव इनसॉल्युबल प्रोटीन। तो यहां पर भी टॉक्सिन जो प्रोटीन बन रहा है क्रिस्टल प्रोटीन, यहां पर भी इनएक्टिव इनसॉल्युबल बनेगा। टॉक्सिन का मतलब वही हो गया क्रिस्टल प्रोटीन। अब क्या हुआ, मान लो कि यहां पर कोई आ रहा है इंसेक्ट खाने। अब इंसेक्ट खाने आया, जब खाएगा तो इंसेक्ट जब खाएगा तो ये जरा बताओ, जो इनएक्टिव इनसॉल्युबल क्रिस्टल प्रोटीन जिसको टॉक्सिन भी कह रहे हैं,
वो चला जाएगा इंसेक्ट के अंदर। अब क्या होता है, जैसे ही इंसेक्ट खाता है तो वो क्रिस्टल प्रोटीन चला जाता है उसके अंदर। अब जब उसके अंदर जाता है तो उसके मिड गट में क्या होता है, ये बात समझने की है जो आगे सामने दिख रहा है। Once an insect ingests the inactive toxin in the alkaline pH of midgut of insect, यहां पर देखो जो मिडगट है इंसेक्ट का, उसमें एल्कलाइन पीएच होता है, और एल्कलाइन पीएच में क्या होता है कि क्रिस्टलाइन प्रोटीन इज डिसॉल्व्ड। अब जैसे ही ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन डिसॉल्व हो जाता है, वो इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही मिडगट में पहुंचा इंसेक्ट के क्रिस्टल प्रोटीन, वो डिसॉल्व हो गया, और डिसॉल्व होने के बाद वो इनएक्टिव से एक्टिव हो गया। अब ये क्या करेगा बेटा, इनएक्टिव से जब एक्टिव हुआ है, वो जो उसका एपिथेलियल मेम्ब्रेन होता है, किसका, इंसेक्ट का, मिडगट के एपिथेलियल जो मेम्ब्रेन होते हैं उसमें छेद कर देता है, पोर्स। अब जब उसमें एपिथेलियल सेल्स में जब मिडगट में पोर्स कर दोगे तो हवा पानी अंदर जाएगा ना। जब हवा पानी अंदर जाएगा तो सेल्स फूलेंगे, फूलेंगे तो फटेंगे, फटेंगे तो निपटेगा भी तो सही। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर क्या हुआ, कुल मिलाकर के द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल्स, और नाउ दिस टॉक्सिन क्रिएट्स पोर्स दैट कॉज सेल स्वेलिंग एंड लाइसिन एंड इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। फिर इसके बाद से यहां पर इस तरह से कई तरह के बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी सोयाबीन, बीटी ब्रिंजल, ये सभी पौधे बनाए जा चुके हैं। लेकिन हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बीटी कॉटन है इंपॉर्टेंट। बाकी जो खाने वाले बीटी क्रॉप्स बनाए गए हैं जिससे फूड हम खाते हैं, उसको मार्केट में अभी नहीं लाया गया है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसका नुकसान हमारे शरीर पर भी अभी दिखे। अभी रिसर्च चल रहा है, हमारे शरीर पर रिसर्च अभी चल रहा है कि इसका साइड इफेक्ट क्या आ सकता है क्या नहीं। जरा खुद सोचो, ट्रांसजेनिक प्लांट में कोई प्रोटीन बेचते हो तो हो सकता है आपको अभी कोई प्रोटीन का नुकसान नहीं दिखे, आज से 10 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद कहीं नुकसान हमारे शरीर में आ जाए। तो रिसर्च इसके लिए बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो जो ट्रांसजेनिक प्लांट से हम फूड खाते हैं तो उसको थोड़ा बहुत ही ज्यादा जांच पड़ताल करने के बाद ही मार्केट में लाना होता है। तो अगर कोई प्रोटीन अभी हो सकता है नुकसान ना पहुंचाए हमारे शरीर में, बाद में तो पहुंचा सकता है, तो उसकी रिसर्च बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो इसलिए फुल रिसर्च चाहिए आपको। तो यहां पर अभी बीटी कॉटन को तो मार्केट में रिलीज किया जा चुका है, क्योंकि इससे हम खाते पीते नहीं हैं, खाना पीना प्राप्त नहीं होता इससे। लेकिन बाकियों को रिसर्च लेवल पर बना रखे हैं, लेकिन मार्केट में अभी रिलीज नहीं किए गए। चलिए, मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। ध्यान रहे, बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है हर प्रोटीन हर इंसेक्ट को मार देगा बेटा, हर प्रोटीन किसी एक ही इंसेक्ट को मारेगा, सबको नहीं मारेगा। ठीक है, ध्यान रखना, बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। इससे एक और बढ़िया बात, तो आपको पता है कोई एक जीन के बहुत सारे फॉर्म हो सकते या नहीं हो सकते, अलील पढ़ा है ना आपने, जीन के डिफरेंट फॉर्म्स, जीन के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ा है ना। उसी तरह से बेटा क्राई जीन के भी बहुत सारे फॉर्म होता है, क्राई जीन का भी बहुत सारा फॉर्म होता है। अब क्राइस जीन के बहुत सारे फॉर्म होंगे तो उनसे प्रोटीन में भी थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे, और हर प्रोटीन हर इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो क्राई जीन का चॉइस हम करेंगे, द चॉइस ऑफ द जीन्स डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट। मैंने बोला कि क्राई जीन के बहुत सारे टाइप है। अब बहुत सारे टाइप है, तो अब वो क्राई जीन किस पौधे में भेजना है और किस पेस्ट को मारना है, इन दो बातों को देख करके वो टाइप का क्राइजीन सेलेक्ट किया जाता है। तो द प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन्स, जैसे एक एग्जांपल्स दें, क्राई 1AC, क्राई 2AB, ये क्राई जीन के ही डिफरेंट फॉर्म है। क्राई 1A, क्राई 2AB, ये सब क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ क्राई जीन। बहुत सारे टाइप्स हैं क्राई जीन के, बहुत सारे। उनमें से क्राई AC और क्राई 2AB का जो प्रोटीन बन रहा होगा, वो बेटा मारेगा तो केवल कॉटन बॉल वॉर्म को ही मारेगा, और किसी को नहीं मार सकता। समझ में आ रही बात?
जीन के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, तो क्राई जीन के भी डिफरेंट फॉर्म हैं, और हर फॉर्म स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही मारता है। अब इस जीन का सिलेक्शन कितनी बातों पर निर्भर करती है? क्राई जीन का सिलेक्शन कितनी बातों पर निर्भर करती है? 2 बातों पर। एक, किस प्लांट में ट्रांसफर करना है उसके ऊपर, और दूसरा किस पेस्ट को मारना है उसके ऊपर। ये 2 चीजों को ध्यान में रख करके क्राई जीन का सिलेक्ट किया जाता है। जैसे क्राई 1AB, अब ये क्राई 1AB कौन बोरर को कंट्रोल करता है? मक्का छेदक, मक्के में छेद करने वाले जो होते हैं ना, मक्का छेदक जो होते हैं, जो खेती बाड़ी से जो जुड़े हों उनको पता होगा। जैसे अब अपने पास ये है पूरा बीटी कॉटन के बारे में बात, या बीटी क्रॉप के बारे में बात। कोई दिक्कत बेटा? बता दें, टाइम देने के लिए अपन तैयार है बेटा। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है ना भाई? क्या किया, एक बार और आपको एक बार रिवाइज करा दूं? ठीक है, एक बार फटाफट सुन ले बेटा। हमने क्या बोला कि क्राई जीन या बीटी जीन प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, उस बैक्टीरिया में इनएक्टिव इनसॉल्युबल क्रिस्टल प्रोटीन बनता है, उस जीन को प्लांट में ट्रांसफर कर दिया, तो प्लांट में भी इनएक्टिव इनसॉल्युबल क्रिस्टल प्रोटीन बना। अब लेकिन जब इंसेक्ट उसको खाया, तो वो इनएक्टिव इनसॉल्युबल क्रिस्टल प्रोटीन चला गया इंसेक्ट के मिडगट में। मिडगट में जाते ही एल्केलाइन पीएच मिलते ही वो क्रिस्टल प्रोटीन डिसॉल्व हो गया और एपिथेलियल मेम्ब्रेन पर चिपक करके पोर्स क्रिएट कर दिया। पोर्स क्रिएट कर दिया तो हवा पानी अंदर गया, फूला फटा, मर गया, डेथ हो गई। बस यही तो बात है। और ये ध्यान रखना है कि क्राइजीन के कई टाइप हैं, कई टाइप हैं। अब वो डिपेंड करता है कितने बातों पर सिलेक्शन? 2 बातों पर सिलेक्शन। एक, किस प्लांट में भेजना है और किस पेस्ट को मारना है। ये रही पूरी बात। कोई डाउट? आगे बढ़ो, क्लियर है? हाँ, चलें, बहुत बढ़िया। दूसरा बात करेंगे बेटा, नेमाटोड रेजिस्टेंस प्लांट। नेमाटोड रेजिस्टेंस प्लांट, बीटी एंड क्राइजीन बेटा सेम है। मलका बेटा ये बस नाम अलग अलग दिए गए हैं, सेम है। बीटी जीन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वो बैसिलस थोरिनजिएंसिस बैक्टीरिया से हासिल किया गया, और उसी बीटी जीन से प्रोटीन बनता है क्रिस्टल फॉर्म में, इसलिए बीटी जीन का दूसरा नाम दे दिया गया क्राइजीन। क्लियर है? हाँ। अब आइए बात करते हैं बेटा नेमाटोड रेजिस्टेंस प्लांट। इस नेमाटोड रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में बात करें। अभी तो हमने बात किया था इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट, अब बात कर रहे हैं नेमाटोड रेजिस्टेंस प्लांट। नेमाटोड का नाम सुना होगा? नेमाटोड का नाम तो सुना होगा ना? हाँ, चलिए। नेमाटोड पैरासाइट कॉज डिजीजेस इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एनालिड्स हैं। हाँ, ये वॉर्म होते हैं, वॉर्म, सॉइल लिविंग, सॉइल में मिलते हैं ये। ठीक है, चले, हाँ, गंदे वाले। आइए, अब ये एक नेमाटोड का टाइप मेलाडोजाइन इनकॉग्निशिया, बेटा याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नेमाटोड का एग्जांपल मेलाडोजाइन इनकॉग्निशिया, ये याद रखना। ये वाला टाइप क्या करता है? टोबैको प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। मेलाडोजाइन इनकॉग्निशिया नेमाटोड, ये वाला बहुत ज्यादा टोबैको प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। अब हम क्या करने वाले हैं कि यहां पर नेमाटोड रेजिस्टेंस प्लांट बनाएंगे, और वो भी हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से टोबैको रेजिस्टेंस प्लांट बनाएंगे। ठीक है, ये है बेटा नेमाटोड, दिख रहा है ना नेमाटोड? देखो इसका डायग्राम दिखाया गया, ये है नेमाटोड। टू प्रिवेंट दिस नेमाटोड अ नॉवल स्ट्रैटेजी, नॉवल एक न्यू स्ट्रैटेजी वाज एडॉप्टेड कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, आरएनए इंटरफेरेंस। यहां से सवाल आएगा, डेफिनेटली आता ही आता है, इससे चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आरएनए इंटरफेरेंस अभी नया रिसर्च का भी मुद्दा है। अभी बहुत सारी चीजें यहां पर अभी भी रिसर्च में चालू हैं, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं हुई है। आरएनए इंटरफेरेंस की अगर मैं आपको बात करूं तो बेटा आरएनए इंटरफेरेंस जो मैकेनिज्म है ना, ये 2006 में जाकर के डिटेल स्टडी हुई थी,
और 2006 में डिटेल स्टडी होकर के नोबेल प्राइज दिया गया था एंड्रयू फायर और क्रेग मेल्लो के द्वारा। तो उस टाइम नोबेल प्राइज मिला था एंड्रयू फायर और क्रेग मेल्लो को, तो 2006 में। और जरा देखना जो आपकी एनसीईआरटी का नया सिलेबस रिवाइज हो रहा था वो 2006 में, एनसीईआरटी के पहले पन्ने पर देखना 2006 पब्लिशिंग का दिख रहा होगा, 2006 में आपका सिलेबस रिवाइज हुआ था। और उस समय बेटा ये आरएनए इंटरफेरेंस बड़ा तहलका मचाया था मीडिया वीडिया में, तो एनसीईआरटी में इसको जगह दे दिया गया है। ये मैकेनिज्म इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि इसकी जानकारी अब भी पूरी नहीं है, बहुत पार्शियल इंफॉर्मेशन के साथ अभी हैं हम। तो अब ये मुद्दा बना था कि हम जो है इसको ज्यादा से ज्यादा जो मीडिया में फैलने लग गया 2006 के करीब, तो एनसीईआरटी ने भी इसको डाल दिया अपने में, तो इसलिए एनसीईआरटी में भी ये जगह बन गया। और ये अभी भी नया रिसेंट करंट पोर्शन चल रहा है, अभी रिसर्च का हिस्सा है, तो बिल्कुल करंट पर क्वेश्चन आने की संभावना भी ज्यादा होती है। तो अभी तक जितने इंफॉर्मेशन पता है उसको मैं तोड़ जोड़ करके ऐसे समझाता हूं जिससे आपको मैकेनिज्म थोड़ा सा हवा लग जाए। इंफॉर्मेशन तो इसमें बहुत सारे हैं, बहुत लंबा रिसर्च है इस पे, लेकिन मैं यहां पर बहुत ही ब्रीफ तरीके से आपको एक्सपोजर दूंगा जिससे आपका इमेजिनेशन प्रॉपर हो पाए। ठीक है, मैकेनिज्म पर सवाल नहीं आएगा लेकिन मैं समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ा आइडिया जरूर दूंगा। सवाल कहां से आएगा ये भी बता दूंगा। चलिए आगे आइए। आरएनए इंटरफेरेंस इज अ प्रोसेस ऑफ जीन साइलेंसिंग। आरएनए इंटरफेरेंस एक मैकेनिज्म है जीन साइलेंसिंग का। जीन साइलेंसिंग का मतलब क्या हुआ बेटा? जीन साइलेंसिंग का मतलब ये होता है जीन के एक्सप्रेशन को रोक देना इस जीन साइलेंसिंग। जीन से बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन। अब मान लो मैं एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के सफर को यानी ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टॉप कर दूं तो क्या प्रोटीन बनेगा? ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोक दूं तो क्या प्रोटीन बनेगा? और प्रोटीन नहीं बनेगा तो जरा बताओ जीन एक्सप्रेस करेगा या जीन साइलेंस हो गया? जीन साइलेंस हो गया। तो इस आरएनए इंटरफेरेंस में करना क्या है बेटा? आरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देना है, इसी को कह रहे हैं जीन साइलेंसिंग। एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देना है, यानी ट्रांसलेशन लेवल पर रुकावट ले आना है। ठीक है, अब इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि बेटा ये नेमाटोड क्या कर रहा है, ये नेमाटोड नुकसान पहुंचा रहा है ना प्लांट को। तो हम क्या करेंगे कि ऐसी परिस्थिति तैयार करेंगे कि ये जो नेमाटोड के अंदर, प्लांट के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाएं कि नेमाटोड में प्लांट में व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन असर कहां देखेंगे? नेमाटोड में। व्यवस्था करने वाले हैं जीन ट्रांसफर करके प्लांट में, लेकिन असर देखेंगे हम नेमाटोड में। और नेमाटोड में क्या असर देखना चाहते हैं कि हम नेमाटोड का कोई एसेंशियल जीन के प्रोटीन बनाने को रोक देंगे। अब जरा बताओ, नेमाटोड के एसेंशियल जीन का प्रोटीन नहीं बनेगा तो मरेगा या नहीं मरेगा? मर जाएगा ना। तो प्लांट में जीन ट्रांसफर करेंगे लेकिन ट्रांसलेशन कहां रोकेंगे? नेमाटोड में। जीन का ट्रांसफर करेंगे प्लांट में, ट्रांसलेशन रोकेंगे नेमाटोड में, और नेमाटोड निपट जाएगा। समझ में आ रही बात? अब वो कैसे करेंगे वही तो दिखाऊंगा मैं आपको मैकेनिज्म, वही तो दिखाना है मुझे मैकेनिज्म आपको। ये ध्यान रखना कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ये सेलुलर डिफेंस के लिए आरएनए इंटरफेरेंस हमारे सेल के अंदर मैकेनिज्म पाया जाता है सभी यूकैरियोट्स में। सेलुलर डिफेंस फ्रॉम वायरसेस, जैसे प्लांट के अंदर बात करूं, प्लांट के अंदर अगर बात करूं तो प्लांट में बैक्टीरिया के अंदर बात करूं तो बैक्टीरिया में आपको पता है बैक्टीरिया में पाया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, वो वायरसेस को खत्म कर देता है ना। इसी तरह से हमारे अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तो नहीं होता ना। अब हम में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नहीं होता तो हमारे पास फाइट करने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म है। वायरस के अगर मान लो आरएनए से कोई प्रोटीन बनता हमारे में, अगर उस आरएनए से प्रोटीन बनने को रोक दें तो क्या हम वेल प्रोटेक्टेड हो गए? नहीं हो गए। कुल मिलाकर के यहां प्रोटीन ही तो नहीं बनने देना है, कुल मिलाकर यहां प्रोटीन ही तो रोकना है हमें। मैकेनिज्म तो अभी देखने ही वाले हैं आगे हम। ठीक है, तो ये एक सेलुलर डिफेंस है, सेलुलर डिफेंस है। और ये सेलुलर डिफेंस है एक्सप्रेशन लेवल पर रुकावट ला करके, यानी प्रोटीन बनने नहीं देना है आरएनए से।
उसको जीन साइलेंसिंग कह रहे हैं। आइए थोड़ा मैकेनिज्म के बारे में आइडिया देता हूं। ये देखें बेटा, यहां पर ये है प्लांट। कौन सा प्लांट? टोबैको प्लांट एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं। अब इस टोबैको प्लांट को नेमाटोड कौन सा वाला एक नाम बोला था, याद करना, मेलाइडोजाइन इनकॉग्निशिया नुकसान पहुंचाता है ना, मेलाइडोजाइन इनकॉग्निशिया इसको बहुत नुकसान पहुंचाता है। अब क्या हुआ कि मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनना बेटा। मैं एक टारगेट जीन देख रहा हूं। ये टारगेट जीन किसका जीन है? यहां पर राइट साइड में देखो, जो मैंने अपने हाथों से लिखा है, टारगेट जीन है बेटा नेमाटोड का। क्योंकि हमें किसके जीन की साइलेंसिंग करानी है? हमारा टारगेट क्या है? नेमाटोड के जीन को शांत कर दो, नेमाटोड निपट जाएगा। यही तो टारगेट है हमारा भाई। नेमाटोड के एसेंशियल प्रोटीन को बनने बंद कर दोगे तो नेमाटोड निपट जाएगा ना। हाँ, अब बेटा ध्यान से सुने, यहां पर मैं चाहता तो यहां पर नेमाटोड में ही एक और एंटीसेंस जीन भेज सकता था और प्रोटीन को रोक सकता था, लेकिन उससे बेटा आप नए बनाते नेमाटोड। लेकिन जो ऑलरेडी मिट्टी में है वो कैसे करते? याद आ रहा है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस? याद आ रहा है क्या जो मैंने फ्लेवर सेवर टोमेटो बताया था? फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो उसमें आपने क्या किया था बेटा? नया प्लांट बनाया था, नया प्लांट बनाया था जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन रहा था। लेकिन हमें यहां पर कोई नया नेमाटोड नहीं बनाना, हमें तो जो नेमाटोड ऑलरेडी मिट्टी में पले पड़े हैं उनको मारना है ना, पुराने को डील करना है ना। यानी कि आप यहां पर क्या करोगे कि हमें प्लांट नया बनाना है। आप प्लांट नया बनाएंगे और जो मिट्टी में पड़े नेमाटोड है उनको निपटाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, आर्टिफिशियल जीन बना रहा हूं, आर्टिफिशियल जीन बना रहा हूं, आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल जीन बना रहा हूं किसके कंपैरिजन में? टारगेट जीन के कंपेयर में। अब टारगेट जीन के कंपेयर में अगर मैं बना रहा हूं तो एक जीन ऐसा जिसका एमआरएनए टारगेट जीन के सेंस स्ट्रैंड से मैच करे तो इसको क्या कह दूंगा? सेंस जीन। टारगेट जीन कौन सा है? नेमाटोड। तो प्रोमोटर भी वहीं रखूं, टर्मिनेटर भी वहीं रखूं, सारी चीजें वहीं रखूं, तो इसका एमआरएनए जो होगा वो मैच होगा किससे? वो मैच होगा टारगेट जीन से। और अगर प्रोमोटर टर्मिनेटर को एक्सचेंज कर दूं तो ये क्या कहलाएगा? एंटीसेंस जीन। तो इसका एमआरएनए इसके एंटीसेंस स्ट्रैंड से मैच होगा और इसका एमआरएनए इसके सेंस स्ट्रैंड से मैच होगा। मैंने अभी सिखाया था बेटा सेंस जीन और एंटीसेंस जीन, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? कि किसी जीन से कंपैरिजन में बना रहे हैं और मैंने बोला था वहां पर कि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका सहारा मैं एक और एक्सप्लेनेशन के लिए लेने वाला हूं और बाद में बताऊंगा नहीं बहुत फिर से दोबारा से, ठीक है ना। इसलिए मैंने वहां पर ठहर करके अच्छे से बताया है। समझ में आ गई ना बात? तो टारगेट जीन के कंपैरिजन में सेंस जीन बना दिया और टारगेट जीन के कंपैरिजन में एंटी सेंस जीन बना दिया, ठीक है भाई। आर्टिफिशियली हमें बनाना है, हम तो बना सकते हैं ना सिंथेटिक तरीके से। अब यहां पर जब हमने ये क्या कर दिया, जीन को ट्रांसफर कर दिया हाँ देखिए भाई, आराम करने का टाइम ही नहीं है ना, आराम करने का टाइम ही नहीं है। आइए इधर देखें। अब प्रोमोटर से ये हमने सेंस जीन और एंटी सेंस जीन प्लांट में ट्रांसफर कर दिया है। अब प्लांट में ट्रांसफर करने के बाद इससे आरएनए बनेगा और इससे आरएनए बनेगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए तो बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात तो मैं पहले समझा चुका हूं। अब क्या होता है कि हर यूकैरियोटिक सेल में, सभी में नहीं, हर यूकैरियोटिक सेल में एक प्रोटीन मिलता है जिसको कहते हैं डाइसर। डाइसर क्या होता है? एक तरह का राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम होता है।
अब ये डाइसर स्पेशल टाइप का डाइसर है जो हर यूकैरियोट में मिलता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता। अब ये डाइसर क्या करता है, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को डाइस करता है। डाइस मतलब कट करता है, डाइस का मतलब कट करता है। तो ये डाइसर क्या करेगा, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को छोटे छोटे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देगा। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को जो छोटे छोटे जो आरएनए बना देता है, इसको कहते हैं स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। जो डबल स्टैंडर्ड छोटे छोटे डाइस्ड आरएनए बने हैं, इसको कह दिया स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए क्या कह दिया, क्योंकि यही छोटे छोटे आरएनए, एसआई आरएनए, जिसके शॉर्ट फॉर्म होता है एसआई आरएनए, यही एसआई आरएनए कहां जाएगा, नेमाटोड के भीतर। और नेमाटोड के भीतर जाकर के क्या करेगा, इसके जीन साइलेंसिंग कराएगा नेमाटोड का। कैसे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाह रहा हूं थोड़ा सा आइडिया, कि ये जो siRNA है वो नेमाटोड के भीतर जाकर के किस तरह से इसके जीन साइलेंसिंग कराएगा। ठीक है, ध्यान रहे कि आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म इज ट्रिगर्ड बाय डबल स्टैंडर्ड आरएनए। जब तक डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बनेगा तब तक आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म ट्रिगर नहीं हो सकता। अब वो कैसे, वो कंप्लीट मैकेनिज्म समझने के बाद समझ में आएगा। अब देखो, ये नेमाटोड खाया, अब नेमाटोड खाने के बाद ये अब सारी बातें कहां हो रही हैं, नेमाटोड में। ये बातें कहां हो रही हैं, नेमाटोड में, क्योंकि नेमाटोड खा लिया ना भाई, नेमाटोड खा लिया ना। अब जैसे ही नेमाटोड खाया तो siRNA कहां चला गया, नेमाटोड के अंदर। अब जब वो नेमाटोड के अंदर जब जाएगा तो वो एब्जॉर्ब होकर के siRNA कहां चला जाएगा, प्लांट के सेल में, सॉरी नेमाटोड के सेल में। नेमाटोड ने खा लिया तो अब वो एब्जॉर्ब होकर के कहां चला जाएगा, नेमाटोड के सेल के अंदर चला जाएगा ना, नेमाटोड के सेल के अंदर। इतनी तो बात क्लियर है, समझ में आ रही है बात। ये बस समझाने के लिए बेटा, यहां से सवाल नहीं आएगा, सवाल नहीं आएगा, बस समझाने के लिए। अब ये क्या होता है, siRNA, जिसका फुल फॉर्म हमने कहा क्या चीज, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये बाइंड होता है एक मल्टी कॉम्पोनेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से, मल्टी कॉम्पोनेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से। अब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कहने का मतलब ही समझ में आ गया बेटा, ये बहुत तरह के पॉलीपेप्टाइड से बना होगा, और ये मल्टी कॉम्पोनेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से siRNA बाइंड होता है। और इस मल्टी कॉम्पोनेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के पास दो एक्टिविटी पाई जाती है, एक तो होती है हेलिकेज एक्टिविटी, दूसरी होती है न्यूक्लियेज एक्टिविटी। हेलिकेज का काम आपको पता है क्या, डीएनए रेप्लिकेशन में हेलिकेज सुना है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता है ना, हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता है ना। तो ये जो siRNA है वो siRNA जाकर के जुड़ गया कहां पर, siRNA जाकर के जुड़ गया मल्टी कॉम्पोनेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से बाइंड हो जाता है। और इस मल्टी कॉम्पोनेंट कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग प्रोटीन से ये siRNA जाकर के बाइंड होता है, ये है siRNA। अब इससे जब बाइंड होता है तो बाइंड होकर के इससे एक ही स्ट्रैंड सेलेक्ट रह जाता है और दूसरे स्ट्रैंड को सेपरेट कर देता है हाइड्रोजन बॉन्ड काट करके। बात समझ में आई। हेलिकेज क्या करता है, siRNA का एक स्ट्रैंड अलग करा देता है हाइड्रोजन बॉन्ड को काट करके। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड काट करके अलग करा दिया। अब इसके बाद से क्या हुआ कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर अब आप देखोगे इसको कह दिया गया रिस्क। रिस्क का मतलब हो गया आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। जब मल्टी कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से siRNA का एक ही स्ट्रैंड जुड़ गया तो उसको कह दिया रिस्क। अब जरा देखो कि ये जो रिस्क है ये तो नेमाटोड के अंदर ही है और नेमाटोड के एमआरएनए पर जाकर के जुड़ जाएगा, ये नेमाटोड के एमआरएनए पर जाकर के जुड़ जाएगा। और वो जुड़ेगा कैसे, जो siRNA का एक स्ट्रैंड है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करके जुड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री, भाई कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा तभी तो जुड़ेगा। जिस तरह से अमीनो एसिड एमआरएनए पर नहीं जाता ना खुद ब खुद, उसी तरह से ये मल्टी कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एमआरएनए पर नहीं जा पाता। बट जरा बताओ यहां पर न्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट है या नहीं है, मल्टी कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में न्यूक्लियस एक्टिविटी है ना। तो जैसी मल्टी कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन
एमआरएनए ऑफ दी नेमाटोड पर जुड़ते ही इसको तोड़ देता है। न्यूक्लियस का मतलब इसको काट देगा। अब जब एमआरएनए को काट देगा, ऐसे बहुत सारे रिस्क जुड़ते हैं यहाँ पर, तो एमआरएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स कर दिए जाते हैं। अब जब एमआरएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे तो इस एमआरएनए से प्रोटीन तो नहीं बनेगा, यानी कि नेमाटोड का एसेंशियल प्रोटीन नहीं बना, तो नेमाटोड मर गया। कुल मिलाकर के हमें करना क्या था, ध्यान से सुनना। जो मल्टी कॉम्पोनेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है उसको कहां जुड़ाना था? मल्टी कॉम्पोनेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को हमें जुड़ाना था एमआरएनए पर। किसके? नेमाटोड के एमआरएनए पर। लेकिन क्या ये मल्टी कॉम्पोनेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन खुद ब खुद एमआरएनए पर जुड़ सकता है क्या? नहीं जुड़ सकता। ये खुद ब खुद नहीं जुड़ सकता। समझ में आ रही बात? इसीलिए एसआईआरएनए का एक स्ट्रैंड चाहिए था जो कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करके जुड़ पाए। अब जरा बताओ, ये एसआईआरएनए का सोर्स कहां से है? एसआईआरएनए का सोर्स है बेटा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए से जो छोटा छोटा टुकड़ा बना था, यानी जब तक डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बनता, एसआईआरएनए नहीं बनता, जब तक एसआईआरएनए नहीं बनता, मल्टी कॉम्पोनेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से वो एक स्ट्रैंड नहीं जुड़ पाता। और मल्टी कॉम्पोनेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से जब एक स्ट्रैंड जुड़ गया तो वो जाकर के एमआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करके इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में न्यूक्लियस एक्टिविटी उसको काट देगा। न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लिक एसिड को कट करना। तो इसके पास न्यूक्लियस एक्टिविटी है और उस न्यूक्लियस एक्टिविटी से एमआरएनए को कट कर देगा, और एमआरएनए को कट कर देगा तो नेमाटोड से प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो नेमाटोड मर जाएगा। समझ में आ रही बात? एक बार और रिकॉल कराऊं, एक बार और ये रिकॉल कराऊं, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने बेटा, एक बार ही बताऊंगा बेटा, ध्यान से सुने। सेंस जीन है, एंटी सेंस जीन है, ये ट्रांसफर कर दिया हमने। अब सेंस जीन एंटी सेंस जीन ट्रांसफर कर दिया हमने नेमाटोड के अंदर, सॉरी प्लांट के अंदर। अब प्लांट के अंदर जब हमने ट्रांसफर कर दिया तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया प्लांट में। अब जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्लांट में बन गया और उसी को डाइसर प्रोटीन ने एसआईआरएनए बना दिया, तो हम क्या चाह रहे थे कि प्लांट में जीन ट्रांसफर कराना चाह रहे थे और नेमाटोड को मारना चाह रहे थे। तो प्लांट में हमने एसआईआरएनए बनवा के छोड़ दिया, नेमाटोड खाया। नेमाटोड के खाते ही क्या हुआ, यहां पर बन गया रिस्क। रिस्क क्यों नाम आया बेटा? एसआईआरएनए के एक स्ट्रैंड जुड़ने की वजह से ये साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स इंड्यूस हो गया। खुद ही सोचना कि अगर इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से एसआईआरएनए का एक स्ट्रैंड नहीं जुड़ता तो क्या नेमाटोड के एमआरएनए से ये पूरा मल्टी कॉम्पोनेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जुड़ पाता? क्या नहीं जुड़ पाता ना? नहीं जुड़ पाता ना। यानी कि एक आरएनए का स्ट्रैंड जुड़ने की वजह से ये साइलेंसिंग के लिए तैयार है। एक एसआईआरएनए के स्ट्रैंड के जुड़ने की वजह से ये साइलेंसिंग के लिए तैयार है, इसलिए नाम क्या दिया गया? रिस्क। आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर? इजी है ना? हाँ बिल्कुल निर्जला। मैकेनिज्म इसमें बहुत लंबा चौड़ा है, कुछ इंफॉर्मेशन और भी हासिल करना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब मान लो किसी को एक आध छोटे मोटे डाउट जो रह गए हों मुझे कॉल पर पूछ लेना, ठीक है? अब देखो यहां पर एक पॉइंट और डिस्कस करता हूं कि यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स जो हमने प्लांट में भेजा है, सेंस जीन और एंटी सेंस जीन भेजा था ना प्लांट में, सेंस जीन और एंटी सेंस जीन भेजा था ना बेटा। देखो आरएनए इंटरफेरेंस एंटी सेंस टेक्नोलॉजी का एडवांस वर्जन है। आरएनए इंटरफेरेंस एंटी सेंस टेक्नोलॉजी का ही तो थोड़ा मॉडिफिकेशन है। एंटी सेंस टेक्नोलॉजी जो फ्लेवर सेवर टोमेटो में पड़ा था उसमें सिर्फ एंटी सेंस जीन ट्रांसफर किया था पौधे में, जबकि आरएनए इंटरफेरेंस में पौधे में आप सेंस जीन और एंटी सेंस जीन दोनों ट्रांसफर कर रहे हो। डिफरेंस समझ में आ रहा है? जो फ्लेवर सेवर टोमेटो प्लांट बनाए थे उसमें सिर्फ एंटी सेंस जीन ट्रांसफर किया था, लेकिन जो टोबैको प्लांट बना रहे हैं उसमें हम सेंस जीन भी भेज रहे हैं और एंटी सेंस जीन भी भेज रहे हैं नेमाटोड रेजिस्टेंस में। थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, और इसीलिए मैंने वहां पर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में समझाया था ताकि यहां पर कुछ बात रिलेट कर पाए। नहीं तो भगाने को तो भगा देते, बोल देते ये याद कर लो, फिर मजा नहीं आता ना। नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट, यानी कि जो प्लांट में हमने जीन का ट्रांसफर किया है, उस प्लांट में जीन ट्रांसफर किया है वो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर से। आपको याद है भाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन, याद है क्या? उसके पास टीआई प्लाज्मिड होता है ना, टीआई प्लाज्मिड होता है।
अब मैं क्या करता, जो हार्मफुल जीन है उसको डिसार्म करता, डिसार्म्ड प्लाज्मिड भी शब्द सुन रखा है आपने, हार्मफुल पोर्शन को हटा देना। अब जब हार्मफुल पोर्शन को हटा दूंगा और वहां पर डिजायर्ड जीन को जोड़ दूंगा, डिजायर्ड जीन क्या हो जाएगा, सेंस जीन और एंटी सेंस जीन, और फिर प्लांट को इन्फेक्ट करा दूंगा, तो वो जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए अब प्लांट में तो बन जाएगा ना। ठीक है। The introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cell. These two RNAs are being complementary to each other, formed double-stranded RNA that initiated RNA interference. ध्यान रहे, double-stranded RNA जो बना था यही RNA interference को initiate किया था। Thus, RNA interference silenced the specific mRNA of the nematode, जो बताया है उसी का थ्योरी है। फिर यही जो है RNA interference specific mRNA of the nematode को खत्म कर दिया। The consequences was that the parasite could not survive. Which one the parasite? Nematode. ठीक है। चलो अब ये छोटा सा एनसीईआरटी का 2 स्टेटमेंट है, इसके समझाने के लिए भी मैंने कुछ तैयार किया है, समझा दूं? थोड़ा 5 मिनट लगेगा, समझा दूं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो अगले दिन से मेडिकल वाला, मेडिसिनल फील्ड पर एप्लीकेशन समझेंगे। नेक्स्ट डे से फ्रेश बातें करेंगे ना, मुश्किल से 5 मिनट मैक्सिमम। फिर इसके बाद मेडिसिनल फील्ड वाला बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इससे रिलेटेड है, फिर बेटा फिर मुझे रिवाइज कराना पड़ेगा ना, तो 5-10 मिनट और खराब हो जाएगा। चलिए आइए, अब जो द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम, अब जो सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है वो हो सकता है कहां कहां से। एक तो इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम। बेटा एक बार ध्यान से सुनना, आपको एक बात पता है कि जो वायरस के अंदर आरएनए होगा, वो आरएनए जब सेल में भेजेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बन जाएगा ना। अब वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सीडीएनए। क्या कहते हैं, सीडीएनए। सीडीएनए। अब वो सीडीएनए मोबाइल भी होता है, मोबाइल, याद है जो हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर में भी, सीडीएनए वो मोबाइल होता है और कई बार जाकर के जीनोम में जुड़ जाता है, मूवेबल एलिमेंट होता है, मोबाइल एलिमेंट। अब मान लो कि वायरस ने इंफेक्शन किया, एक बार आरएनए से डीएनए बना, वो एक बार सीधा जुड़ गया, फिर एक बार जो है वायरस के आरएनए से जो है फिर से डीएनए बना, वो उल्टा जुड़ गया होस्ट के अंदर। तो किसी होस्ट के अंदर एक बार डीएनए बनकर सीधा जुड़ गया और एक बार उल्टा जुड़ गया, तो क्या डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन सकता है क्या? बन सकता है ना। मैंने आपको याद है, मैंने कहा था प्रोमोटर से टर्मिनेटर भी बदल जाए तो भी होता है, या हो सकता है कि प्रोमोटर टर्मिनेटर वही रहे, डीएनए भी घूम जाए, तब भी तो हो सकता है ना। तो बिल्कुल यहां पर जो आरएनए जीनोम रखने वाले वायरस हैं, उससे एक बार डीएनए जो बना, आरएनए से डीएनए बना, एक बार सीधा जाकर के जुड़ गया होस्ट के जीनोम से और एक बार उल्टा जुड़ गया, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन सकता है। तो ये अपन बता रहे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए का क्या क्या सोर्स हो सकता है। एक सोर्स वायरसेस के आरएनए जीनोम से भी हो सकता है। दूसरा सोर्स मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोजोन्स दैट रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट। ध्यान से सुने, यहां पर जो ट्रांसपोजोन होते हैं इनको कहते हैं मोबाइल एलिमेंट। मोबाइल एलिमेंट जो वायरस के आरएनए से डीएनए भी बन रहा है वो भी है ट्रांसपोजोन, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ डीएनए होते हैं, और भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ डीएनए होते हैं जो मोबाइल होते हैं। मोबाइल मतलब एक जगह से उछलकर दूसरे जगह जाएंगे, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाएंगे। अब उस ट्रांसपोजोन के एक क्लास बोल रहे हैं क्लास 1 और एक है क्लास 2, दो क्लास, जिसमें हम बात कर रहे हैं क्लास 1 के बारे में। अब जरा देखो, ये कोई एक डीएनए है, इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ट्रांसक्रिप्शन होकर के एक आरएनए बना, आरएनए बना और आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बना दिया, और ये डीएनए को ले जाकर के किसी टारगेट डीएनए पर जोड़ दिया गया। समझ में आई बात? कोई डीएनए है, उस डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से फिर डीएनए बना, तो वो डीएनए अब किसी दूसरे डीएनए में जाकर के जुड़ गया।
तो मान लो कि इधर एक प्रोमोटर है और इधर टर्मिनेटर है, और इधर जो है ये प्रोमोटर टर्मिनेटर तो है तो सही, लेकिन ये उल्टा हो करके घुमा है। तो उसी ऑर्गेनिज्म में जो आरएनए बनेगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन सकता है। समझ में आ रही बात? तो यहां पर क्या हुआ, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट दैट रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट, जो आरएनए बनाकर फिर जो है डीएनए बना रहे हैं और जीनोम में घुस रहे हैं, वो जो है यहां पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कोई डाउट है बेटा इसमें क्लास 1 में? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा? ठीक है, क्लियर है। क्लास 2 जो टाइप है बेटा, इससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बनेगा। क्लास 2 में क्या होता है, कोई आरएनए नहीं बनता, किसी एंजाइम से इसको कट किया जाता है किसी एक डीएनए से, और किसी दूसरे डीएनए में ले जाकर के जोड़ दिया जाता है। तो बेटा डबल स्टैंडर्ड आरएनए कैसे बनेगा? समझ में आ रही बात? भाई कोई डीएनए को उठा करके दूसरे जगह पे बना दिया, तो दूसरी जगह पे जोड़ दिया, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बन पाएगा। तो यहां से डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बन पा रहा है, लेकिन यहां से डबल स्टैंडर्ड आरएनए का सोर्स बन सकता है। ठीक है, तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट दैट रेप्लिकेट, अब जाहिर सी बात है जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है वो रेप्लिकेट करेगा, उसी का एक और कॉपी बनेगा और उल्टा बनेगा जुड़ करके, तभी तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन सकता है। एक सीधा हो और इसी का एक रेप्लिकेट करके एक और डीएनए बना दे और उल्टा करके जोड़ दे, तब तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा ना। तो क्लास 1 में यही हो रहा है कि एक डीएनए का और दूसरे डीएनए का कॉपी है। इसमें क्लास 1 में कॉपी बन रहा है, एक डीएनए का दूसरे डीएनए का कॉपी बन रहा है, और एक सीधा जुड़ गया एक उल्टा जुड़ गया, तब तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन सकता है ना। लेकिन क्लास 2 में क्या है, कोई रेप्लिकेशन नहीं हो रहा। क्लास 2 में कोई रेप्लिकेशन नहीं हो रहा, सिर्फ कोई डीएनए कट करके कहीं ले जाकर के जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये रही बात अपने एग्रीकल्चर वाली बात। ये टोबैको इन्फेक्टेड प्लांट दिखाया गया है, ये टोबैको ट्रीटेड प्लांट दिखाया गया है। टोबैको इन्फेक्टेड, जो नेमाटोड ने नुकसान पहुंचाया है, तो यहाँ पे बड़े बड़े देख रहे हो गांठ बने हुए हैं, और ये ट्रीटेड प्लांट है। चले भाई, एग्रीकल्चर वाला बात इतना हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, बहुत लेट हो गया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना साथ दिया, थैंक यू। चले भाई, बाय बाय।